हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट चैप्टर से। इफ यू कैन सी हियर वी हैव मल्टीपल टॉपिक्स इंक्लूडिंग मीनिंग ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एंड देन सो ऑन। ये अपने आगे वाले क्लासेस में कवर करेंगे एंड देन बट फॉर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ ऑडिट। आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट ये ऑडिट चैप्टर्स के लिए। पहले मीनिंग क्या है, ऑडिट अपने क्यों करते हैं, क्या रेलेवेंस है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये अपने कवर करेंगे। तो पहले अपने बेसिक लैंग्वेज में सीखेंगे कि होता क्या है एंड देन फिर जो इंस्टीट्यूट के मैथ के का जो टेक्स्ट है वो भी अपने कवर कर लेंगे। ओके, कमिंग टू दिस आई वुड से ऑडिट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी एंटिटी का जो अपने ऑडिट करते हैं उसका बस एक बेनिफिट नहीं है। ये कभी कभी क्या होता है कि जो अथॉरिटी होती है या फिर बहुत ज़्यादा जो लॉ की रिक्वायरमेंट होती है ऑडिट करवाना, बट इट्स नॉट ऑलवेज कंपलसरी। ये मैनेजमेंट जो होता है या ओनर होता है किसी बिजनेस का, वो ऑडिट करवा सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जब भी इसको नीड बेसिस पे जब ज़रूरत लगे ऑडिट करवाना किसी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से, तो ऑडिट करवा सकता है इसका। ऑडिट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो ऑडिटर होता है जो अपॉइंट करता है मैनेजमेंट, और मे बी आई वुड से रिपोर्टिंग जो आगे जाके अपने कवर करने वाले हैं कि कौन कौन अपॉइंट कर सकता है ऑडिटर को। बट अभी के लिए अपने समझेंगे जो ऑडिटर, जो एक्सटर्नल थर्ड पार्टी होती है जो ऑडिटर को अपॉइंट करती है, वो क्या होना चाहिए कि लाइक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, कि क्या होता है कि जैसे अगर कोई रिलेटेड अपना रहेगा तो उसको तो वो ओपिनियन सही सही नहीं दे पाएगा, राइट। उसका कोई मतलब उसमें इंटरेस्ट वेस्टेड रहेगा। तो इसके लिए क्या होता है, जो ऑडिटर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उससे कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सेकेंड वुड बी, अपनी जनरली सोचते हैं कि ऑडिट जो होती है वो कंपनी की ही होती है। अगेन नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। क्योंकि अपने ऑडिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी फॉर्म में हो, कंपनी हो, लिस्टेड हो, नॉन लिस्टेड हो, सबका ऑडिट पॉसिबल है, करवा सकते हैं। कमिंग टू दिस अगेन, जैसे अपने कवर किए कि किसी भी टाइप का, अगर ऐसा ना हो कि ऑडिट होता है जो प्रॉफिट मोटिव होती है बस उसी का होता है, नहीं, करेक्ट नहीं है। अगर आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो उसका भी आप ऑडिट करवा सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें मैं अपनी आपको बता रही हूँ, आई मीन। एंड देन अपने जब ये टेक्स्ट कवर करेंगे मैट का, देन उसमें अपन ये सब चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। नाउ आई विल टॉक अबाउट कि ऑडिट इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों रेलेवेंस क्या होता है, क्यों अपने बोलते हैं कि ऑडिट करवाना इज इम्पॉर्टेंट। तो ऑडिट का बहुत सारे बेनिफिट है, इंक्लूडिंग बहुत होता है कि फॉर एग्जांपल आई विल स्टार्ट विद गवर्नमेंट का। ठीक है, तो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात करेंगे, गवर्नमेंट का। उसमें क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है जैसे कंपनीज का, एंड देन जिसकी टैक्स ऑडिट होती है, जो अपने इनकम टैक्स का में अपने पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को करवाना रहता है कि कंपनीज के ऑडिट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन इस केस में क्या होती है कि कंपनीज और जो भी होती है एंटिटी, वो उसको करवाना होता है थर्ड पार्टी, मतलब ऑडिटर सीए को अपॉइंट करके, एंड देन उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। सी, जब अपने एग्जाम्पल लिए थे अपने क्या चीज का, टैक्स ऑडिट का। ठीक है, तो टैक्स ऑडिट में आपको अगर पता होगा बेसिक थोड़ा सा, तो इसमें क्या होता है कि अगर टैक्स, जो अपने मोटा मोटी यही समझते हैं कि इनकम पे जो होता है उसमें टैक्स देना पड़ता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या होगा, जनरली क्या करेगा कि अपने प्रॉफिट जो होगा वो ऑलवेज कम करवाएगा, राइट। कौन ही ज्यादा अपना टैक्स देना चाहता है, जनरली ऐसा ही होता है। तो इन दैट केस गवर्नमेंट क्या करती है, ओके, हम थर्ड पार्टी को किसी को अपॉइंट करते हैं जो रिपोर्ट देगा कि इस बुक्स ऑफ अकाउंट जो ऑडिट करके कि ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट आई है, अदर फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो करेक्ट है कि नहीं। तो ऑडिट रिपोर्ट की जो होती है मतलब वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कोई रिलाई कर पाते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो रिलाई कर पाते हैं उस चीज़ पे, इसलिए अपने ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो एक तो अपने स्टेक होल्डर का क्या वर्क है, एग्जाम्पल था गवर्नमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अपने, क्या चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, आपका ही एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्या हैं, इन्वेस्टर हैं। ठीक है, तो आप इन्वेस्टर है, आपको किसी XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करनी है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल पूछने जाते हैं उनसे, मैनेजमेंट से,
कि आपका फ्यूचर क्या है अपने ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई भी आई वुड से कि खराब नहीं बोलेगा कि नहीं मेरा तो प्रॉफिट नहीं होने वाला है, अच्छा फ्यूचर अच्छा नहीं है कंपनी का, ये कोई भी नहीं बोलेगा। इसके लिए आपको क्या होता है, बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू अ कंपनी आपको चाहिए होता है कुछ फाइनेंशियल डेटा, कि इसके पास कैश है कि नहीं, प्रॉफिट कैसा हो रहा है, बैलेंस शीट में असेट्स कैसे हैं, लाइबिलिटी का पोजीशन कैसा है। तो ये सब के लिए अगेन आपको चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपको रिलाई करने के लिए कुछ चाहिए कि कोई अप्रूव उसको करे, कोई ऑथेंटिकेट करके दे कि चलो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं। तो अगेन आपको क्या होता है, ऑडिटेड बैलेंस शीट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। देन अगेन जो होता है कि ऑडिट पिक्चर में आता है। ओके, थर्ड एग्जाम्पल अपने लेते हैं। फाइन, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं अपने बैंक का। ठीक है, बैंक में क्या करते हैं, जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोग रीच आउट करते हैं, कंपनी और अदर ऑर्गेनाइजेशन, कि मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो इन दैट केस अगर आप अपने बारे में सोचिए, अगर लोन किसी को देने चाहते हो तो क्या होता है कि लोन के टाइम में अपने ये तो ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि ये जो पैसा हम देने वाले हैं वो रिकवर होगा कि नहीं। ठीक है, ये रिकवर होगा कि नहीं, इसके लिए अगेन बैंक क्या देखती है बैलेंस शीट में कि इसके असेट्स हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा लोन पहले से चला तो नहीं आ रहा है, कोई पहले पास्ट में ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेरे से लोन मांग रही है वो डिफॉल्ट तो नहीं किया है। ये सब चीज़ें देखने के लिए अगेन बैंक को चाहिए होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंड अगेन ऑडिट का वो आता है कि अच्छा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मिल गया, ये सही है कि नहीं, करेक्ट इंफॉर्मेशन है कि नहीं, इसके लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये कुछ एग्जांपल्स थे, बट अगेन आई वुड से देयर आर एडिशनल स्टेक होल्डर्स जो अपनी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। लाइक एग्जिस्टिंग स्टेक शेयर होल्डर्स भी होती है, जो जो जिसको अपने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से आई वुड से इंफॉर्मेशन या अदर चीज़ें रिलेटेड होती है, फाइनेंशियल डिटेल्स की ज़रूरत होती है। एंड देन उसको एक कुछ चाहिए ऑडिटर जो सर्टिफाई करके दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके लिए मेनली एक वो भी पॉइंट है कि ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। एंड अगेन अपने कवर किए थे कि कभी कभी होता है कि लॉ में ये मैंडेटरी किया हुआ रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अपने ओवरऑल समझ लिए। अब क्या करते हैं, अपने जो टेक्स्ट है स्टडी मैट का उस पर चलते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, या तो ओके ये आई वुड से आप ये क्लास करने के बाद एक बार रफली रीड कर लेना कि मतलब एग्जाम्पल जो अपने ओवरऑल कवर कर ही लिए, बट अगेन आई वुड से एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, ये ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग आई वुड से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन जब भी टाइम मिले थोड़ा सा तो एक बार कवर करना कि इसमें होता क्या है। जैसे इसमें बस क्या है कि ये ऑडिटिंग जो है अभी अभी नहीं आया है, बहुत पुरानी जो एक कौटिल्य की अर्थशास्त्र की थी बुक, उसमें भी ये वाला चीज़ें दिया हुआ था कि ऑडिट का डिटेल्स में कि मतलब ऑडिट होता है कुछ कुछ चीज़ें, इसको जो 4th सेंचुरी बीसी में ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र आया हुआ था। एंड अगेन जो एक जो ऑडिट जो वर्ड है अपना वो कहाँ से आया है, दैट इज फ्रॉम ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है टू हियर। मैं बहुत ज़्यादा इसमें कवर नहीं करूँगी बिकॉज मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये अपने आप से आप खुद रीड कर सकते हो। ठीक है, हम्म, तो विल टॉक अबाउट, अब आपने आते हैं कि मैनेज मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट। अपने बेसिकली कवर कर ही लिए, जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था कि ऑडिट क्या करता है, ऑडिट में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे अपने कवर करेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होता है ऑडिट का। ओके, तो ऑडिट में यहाँ पे लिखा हुआ ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या लिखा हुआ, इंडिपेंडेंट। तो क्या होता है कि इसमें कुछ रिलेटिव और जो ऑडिटर होता है उसको किसी मैनेजमेंट से या कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसको कोई प्रॉफिट या कोई रिलेशन नहीं रहता है। कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो कम हो, पूरा बायस्ड ओपिनियन वो नहीं देते, पूरा खुल के
फ्री होके वो ओपिनियन देता है कि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो इट शुड बी ऑलवेज इंडिपेंडेंट। अगर कोई रिलेटिव है उसका हम ऑडिट करने जाते हैं तो इन दैट केस वो ऑडिट नहीं हुआ, तो इस केस में वो बहुत आगे जाके पढ़ेंगे कि किन किन चीजों में ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर कोई रिलेटिव है तो उसको ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे, बट ये सब चीजें आगे जाके कवर करेंगे अपने। बट अभी के लिए इतना ही समझना है अपने आप को कि ऑडिट जो होता है वो इट शुड बी इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट रहेगा तो थर्ड पार्टी रिलाई नहीं कर पाए, जैसे हम आप रिलाई कर रहे थे ऑडिट रिपोर्ट पे, वो कर नहीं पाएंगे अपन, राइट। तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन समझ में आ गया। देन आता है क्वेश्चन, ओके ये जो ऑडिट होते हैं वो क्या चीज का ऑडिट क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, क्या चीज क्या चेक करते हैं अपने। तो इसमें आता है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, अदर फाइनेंशियल डिटेल्स जो होती है उसका ऑडिट करता है ऑफ एनी एंटिटी। एनी एंटिटी में क्या अपने पढ़े थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कंपनी ही होना चाहिए या प्रोप्राइटरशिप होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ये भी अपने कवर किए थे कि अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है आपका, देन इन दैट केस ऑल्सो ये आपका ऑडिट हो सकता है। कमिंग टू साइज एंड लीगल फॉर्म, बड़ा हो छोटा हो मीडियम साइज का हो, एंड देन लीगल फॉर्म से अपने क्या समझते हैं कि प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, इसका ऑडिट हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका पर्पस जो इतना सब कर रहे हैं अपने, उसका पर्पस क्या होता है, इसे क्या ऑडिटर क्यों ऑडिट करता है। तो इसका पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट, is to express an opinion on financial information और I would say financial statement। तभी तो अपने ओपिनियन के बेस पे अपने वो डिसीजन ले पा रहे थे, राइट। ये आप जाके रीड कर लेना कि डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, कि नॉट सबऑर्डिनेट टू विशेस डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। जैसे हमने बोला कि अगर कोई रिलेटिव रहेगा तो इन्फ्लुएंस कर सकता है ऑडिटर के डिसीजन को, राइट, कि आप मेरे में थोड़ा सा ये सही कर दे, गलत कर दे। तो इट शुड बी, ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट एंड उसका जो डिसीजन है वो किसी पे सबऑर्डिनेट नहीं होता है। ओके, एंड ये अपने पढ़े ही कि प्रोप्राइटरशिप हो या फिर कुछ पार्टनरशिप हो, उससे कुछ कवर प्रॉब्लम नहीं होती। अगर एनजीओ हो या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका भी ऑडिट करवा सकते हैं। ये पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, प्राइवेट कंपनी हो, सबका ऑडिट हो सकता है, ठीक है। एंड देन नीचे अपने जाएंगे आगे। ये जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करवाते हैं, इसमें क्या क्या चीजें ये जो होती है, नॉट मिसलीड एनीबडी टू इंश्योरिंग दैट, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के बाद जो होता है, ये क्या क्या चीजें इनमें इंपॉर्टेंट होती है कि ऑडिटर क्या क्या चीजें चेक करता है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रिस्पॉन्स टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि में जो चीज़ें आ रही है उसका कोई बेस ना हो, कोई एंट्रीज ही नहीं, कोई जर्नल ही नहीं हुआ है, एंड देन एक मतलब बैलेंस शीट में आइटम आ गई है, तो ऐसा ना हो कि प्रॉपर ट्रेल हो। सेकंड इज कि एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर adequately सपोर्टेड बाय द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। तो ऐसा कुछ ना हो कि इनवॉइस नहीं है एंड देन सपोज कार लिया है तो कार की एंट्री है बट कोई इनवॉइस नहीं है, कोई ऐसे ही जाके विदाउट किसी बेस लेके किसी अकाउंटेंट ने उसको बुक में एंट्री कर दी है, दैट इज नॉट करेक्ट। एंड ऑडिटर जो ड्यूरिंग दी ऑडिट जो भी होते ही ऑडिट करने का उसमें वो चेक करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड नॉट बी कि लाइक दैट कि इट शुड नॉट बी omitted, none of the entries in the book has been omitted in the process of compilation। तो बहुत बार होता है, पॉसिबिलिटी है कि जो मैनेजमेंट होती है और अकाउंटेंट होती है वो बहुत चीज़ें, जैसे कुछ एडवर्ड्स चल रहा हो, प्रॉफिट कम ज़्यादा हो रहा है, जो उससे मैनेजमेंट का जो गोल है वो नहीं मीट हो पा रहा हो, देन दैट केस बहुत सारे एंटिटीज का चांसेस होते हैं कि वो हटा देना, ओमिट कर देना, निकाल देना। तो अपने ऑडिटर का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और वो चेक करता है ये ऑडिट करने में कि ऐसा तो नहीं है कोई एंट्री हटा दिया गया हो, ठीक है।
इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया हो, और आई वुड से आगे अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे होंगे या फिर अगर नहीं देखे होंगे तो नेट पे जाके आई वुड से एक बार चेक कर देना करना, किसी अच्छे रिलायंस का देख लेना या टाटा का देख लेना। उसमें क्या होता है कि अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने नोट्स टू अकाउंट्स भी होता है, उसमें लिखी होती है नोट्स में चीज़ें क्लैरिफाई की हुई रहती है। तो इन्फॉर्मेशन जो होना चाहिए दिया वो बहुत ज़्यादा क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होना चाहिए, जिससे कि जो देख रहा है अपने उसको स्टेटमेंट जो देख रहा है उसके बेसिस पर डिसीजन ले पा रहा है वो एकदम सही हो, ठीक है, बहुत क्लियर हो और समझ पा रहा हो। नेक्स्ट है financial statement amounts are properly classified, described and disclosed in conformity with the accounting standards। तो अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होता है उसमें हर टॉपिक का अलग अलग जो लिखा हुआ रहता है कि किसी चीज को, किसी बैलेंस शीट आइटम या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम को किस अकॉर्डिंगली कैसे डिस्क्लोज करना है, कैसे उसकी अकाउंटिंग होनी है। तो ये भी इंश्योर करना है ऑडिटर को कि ये सब चीजें जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर लॉ जो है वो किया हुआ है कि नहीं। लास्ट जो होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट एंड दिस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, गलत चीजें बोल रही हैं। तो वही बोलते हैं कि ऑपरेशनल रिजल्ट अपने को फिर क्या बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी, पीएनएल से, एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की डिटेल अपने को बैलेंस शीट से मिलेगी, ठीक है। तो ऑडिटर जो ऑडिट करता है ये सब चीजें, बेसिक चीजें अदर देन दिस पॉइंट्स और भी चीजें कवर करते हैं ऑडिट में, बट ये सब चीजें बेसिक होती हैं। एंड देन जिसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन देते हैं, एंड देन ओपिनियन के बेसिस पे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, हम लोग होते हैं, वो अपना डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोग की। तो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव एंड ऑडिट टॉपिक ऑफ ऑडिट टॉपिक से। तो इसमें अपने ऑडिट में बेसिकली अपने कवर किए थे कि मेन जो गोल होता है, पर्पस ऑफ होता है ऑडिट करने का, और आई वुड से ऑडिटर का, उसका होता है कि टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे जो अदर स्टेक होल्डर होते हैं, हम आप लोग जो होते हैं, वो डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो अपने ये थोड़ी सी डिटेल में ही कवर करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो एक्सप्रेशन ओपिनियन होता है उसमें क्या क्या चीज़ कवर करनी होती है, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना होता है, और उसके बेसिस पे जो ऑडिटर होता है वो अपना ओपिनियन देता है। एक चीज़ बस जस्ट याद के लिए रखना है कि SC200 इससे रिलेटेड है, अभी कुछ इस पे वो ध्यान नहीं देना है कि SC200 होता क्या है। आगे जाके जब अपन कवर करेंगे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, देन अपने समझ जाएंगे कि इससे रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ऑब्जेक्टिव ऑन ऑडिट अपने पढ़े हुए थे, एंड देन इससे तो बेसिकली वही क्या है, इसमें लिखा हुआ रहेगा कि क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी चाहिए जब ओपिनियन देता है ऑडिटर। ठीक है, तो अपने पढ़ते हैं कि ऑडिट करते टाइम जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका क्या होता है। तो ऑडिट का कि पहला होता है, A B से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। अपने ध्यान बोल रहे थे कि ऑडिट में क्या होता है, जब अपने देखते हैं कि श्योरिटी चाहिए या फिर लोग जो कैसे रिलाई करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अश्योरेंस देता है ऑडिटर कि चलो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, जो भी ओपिनियन देता है उस पर वो 100% नहीं बोल सकते हैं कि मतलब मैं गारंटी देके बोलता हूँ इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कुछ चीज़ें गलत नहीं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कि रीजनेबल अश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। अपने कवर करेंगे ही कि रीजनेबल और एब्सोल्यूट होता क्या है। तो रीजनेबल में क्या होता है कि जो चीज़ें उन्होंने ऑडिटर ने जो चेकिंग की, जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे जो ओपिनियन डिराइव किया है, जो भी उनका रिजल्ट आया उसके बेसिस पे उसने ओपिनियन दिया। इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि इट्स नॉट पॉसिबल आई वुड से कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस देना, जस्ट बिकॉज उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जनरली आपको 1 साल का रहता है आपका वो फाइनेंशियल पीरियड, तो उसमें अगर उतना टाइम लगा ऑडिट के लिए, ऐसा तो नहीं है कि अपने को फुल ईयर मिल रहा है कि ऑडिट करते रहो, सब कुछ 100% की चेकिंग करोगी, और आगे जाके अपने देखोगे अपनी सैम्पलिंग अप्रोच भी अपनाते हैं कि अगर पूरे ईयर में 1000 एंट्रीज हुई हैं तो अपने मेजरली चेक करते हैं सैम्पल बेसिस पे, कुछ
100 या आई वुड से 50 ऐसे जो भी सैम्पलिंग का अपना क्राइटेरिया होता है, तो 100% टेस्टिंग तो पॉसिबल नहीं होती है। अगर इतना टेस्टिंग करेगा तो कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है कि मतलब पूरे साल ऑडिट ही चल रहा है। तो इन सब कुछ कुछ चीज़ें हैं फैक्टर जिसके बेसिस पे इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। इसीलिए हमेशा ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स के बेसिस पे होती है उसके बेसिस पे वो देता है। ठीक है। एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्या चीज का होता है कि विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग, और फाइनेंशियल डिटेल्स जो होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, पीएनएल, जो नोट्स टू अकाउंट्स है, वो सारी चीजें जो है वो क्या है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इसमें क्या है, मटेरियल वर्ड इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है कि हो सकते हैं थोड़ी बहुत चीजें तो अपने क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें मटेरियलिटी का। आपने 11th में पढ़ा भी होगा कि मटेरियलिटी क्या होता है, बट नहीं अगर पढ़ा है तो आई जस्ट गिव यू ब्रीफ कि इसमें क्या होता है कि मटेरियलिटी एक अमाउंट होती है जो किसी के लिए, वो हर कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करती है। जैसे अपने लिए जो कोई स्टूडेंट है या फिर करते हैं उसके लिए 5-10 रुपए इज इमटीरियल, उससे कुछ अगर गुम भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए उसका जो उसको पैसे मिलते हैं घर से या कहीं से जो भी आर्टिकलशिप से उसको मिलते हैं 3,000-5,000 रुपीज, और उसका गुम हो जाता है, वो चोरी हो जाती है, सपोज पूरा पैसा या 10,000 उसके लिए गुम हो जाता है, तो उसके लिए वो चीजें मटेरियल होगी। बट अगर कोई इंसान जो होता है, कोई है उसका जॉब करता है, उसका 10 लाख का पैकेज है पर मंथ का, तो उसका अगर 500 रुपया गुम हो जाते हैं, 1,000 रुपये गुम हो जाते हैं, तो उसके लिए इमटेरियल। तो वो हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है मटेरियलिटी। तो यहाँ पे कमिंग टू ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट होता है उसमें क्या होता है, मटेरियलिटी को बहुत ध्यान में रखता है कि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो। थोड़ी बहुत गलती, मिस्टेक्स, ये सब तो फाइन, मतलब चल सकता है कि मटेरियल कुछ गलती हो तो इट्स फाइन फिर भी, बट कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ये भी ऑडिट करते टाइम ऑडिटर ध्यान रखता है, चेक करते टाइम। ओके, ये जो गलतियां होती है, जो मिस स्टेटमेंट हो रही हैं, वो क्या क्या चीजों से हो सकती है। दो इसका पॉसिबल रीजन है, एक तो है फ्रॉड से और एक एरर से। ठीक है। फ्रॉड में क्या होता है कि मैनेजमेंट या फिर अदर कोई जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का, उसने फ्रॉड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस कर दी, प्रॉफिट बहुत ज्यादा प्रॉफिट चेंज कर लिया, असेट का वैल्यू बहुत ज्यादा था, चोरी हो गई असेट की, फाइनेंशियल जो नोट्स टू अकाउंट में डिटेल्स गलत लिखी हुई है, लोन का डिफॉल्ट कर रखा है कंपनी में बट उन्होंने कुछ ऐसा डिस्क्लोज ही नहीं किया। तो ये सब चीजें इंटेंशनली होती, जो फ्रॉड होता है वो इंटेंशनली करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करने की या अदर चीजें करने की, वो दैट इज फ्रॉड। तो ये एक पॉसिबल रीजन है, इससे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंजेस हो सकता है। एंड देन सेकंड पॉसिबल क्या हो सकता है, गलती से कुछ हो गया, एक जीरो कम हो गया, कुछ गलती से कुछ एक एंट्री मिस हो गई, तो दैट इज एरर। तो दोनों ही केसेस में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट होंगे, बट इसका जो क्या है रीजन अलग अलग, फ्रॉड से भी हो सकता है, एरर तो, बट ऑडिटर जो रहेगा उसको ध्यान में रखना है कि इन दोनों रीजन से, फ्रॉड और एरर से, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो। इमटेरियल रहेगा तो फिर भी ऑडिटर ध्यान रख सकता है कि ये चीजें जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है कि नहीं, बट कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों से जो ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और उसका जो गोल रहता है ऑब्जेक्टिव वाइल ऑडिटिंग की, एक तो रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करना ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। जिसके क्या होगा, इस सब चीजों के बेसिस पे क्या करेगा, इनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसमें क्या बोलता है ये ओपिनियन, अच्छा ये सब चीजें कर ले, उसके बाद उसने ओपिनियन प्रोवाइड करना, जो रिपोर्ट और जिसको अपन बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट, उसमें क्या बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर्ड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया गया इन ऑल मटेरियल, सारी चीजें जो कवर की गई हैं उसमें, नोट्स टू अकाउंट, बैलेंस शीट, एवरीथिंग जो डिस्क्लोज किया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, और ये सब चीजें जो बनाई गई इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से अपन क्या समझते हैं
कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी पे होते इंड एस एप्लीकेबल होती है, किसी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होती है। तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है बेसिकली, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एंड देन इंड एस में, कि किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे डील करनी है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना है। तो ऑडिटर जो ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा उसमें ये भी चीजें उसको ध्यान में रखना है कि ये जो बैलेंस शीट बनाया गया है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई हो, वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आई वुड से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, ये को इसको ध्यान में रख के किया गया है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली किया गया है कि नहीं। बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली किया गया हो तब यूनिफॉर्मिटी होगी, चीजें सही होगी, एंड देन जो होगा उसके बेसिस पे स्टेक होल्डर जो है, हम आप लोग जो है वो डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी ये सब चीजें कवर करते हैं। नेक्स्ट क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट का? एक तो हो गया कि एक रीजनेबल अश्योरेंस, एंड देन नेक्स्ट ये अश्योरेंस तो ले लिया, अब इसको क्या होता है, रिपोर्ट करना पड़ता है, ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बना तो ले और कम्युनिकेट करना पड़ता है ऑडिटर को, जो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी उसकी होती है उसको बताना पड़ता है। जैसे कंपनी के केस में क्या होता है, कम ऑडिटर जो होता है जैसे वो करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो इसमें इन्वेस्ट कर किए वो जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनके बिहाफ में वो ऑडिट करता है। जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उसमें आप देखोगे ऑडिट रिपोर्ट में टू स्टेक होल्डर्स, टू शेयर होल्डर्स लिखा हुआ रहता है। तो उसमें एक ऑडिट करके रिपोर्ट बना ली और उनको बताना भी पड़ेगा, अच्छा हमने जो ऑडिट किया उसमें ये चीजें फाइंडिंग आई हैं। तो एक तो रिपोर्ट करना और उसको कम्युनिकेट करना। और हो सकता है अदर एग्जाम्पल में जैसे हुआ टैक्स ऑडिट किया तो वो टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बिहाफ में करती हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली उसको इनकम टैक्स टैक्स को बताती है कि चलो ये चीजें हमने किया, ये फाइंडिंग्स निकली, ये चीजें सही है कि नहीं। तो ये अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करना और एक कम्युनिकेट करना जो भी ऑडिटर की फाइंडिंग है। ठीक है, अपने आप क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने कवर कर ही लिया है मोटा मोटी, जो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, बट अगेन विल क्विकली कवर जो भी टेक्स्ट है इंस्टीट्यूट के। उसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे अगेन कि रीजनेबल इंश्योरेंस हमने पढ़ा ही था कि रीजनेबल इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, क्यों एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो हम्म रीजनेबल अश्योरेंस इज डिफरेंट, बोल मैंने पता बताई थे कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस जो होती हैं उनसे अलग होती हैं, कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस में होती है कंप्लीट अश्योरेंस और गारंटी। जो हमने देखा था कि गारंटी ऑडिटर कभी नहीं दे सकता कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 100% बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे टाइम का बताया मैंने, कॉस्ट का बताया, या फिर मैनेजमेंट की अदर इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, उनके बेसिस पे इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव complete assurance, or I would say absolute assurance. ठीक है, although it is a high level of assurance but it is not complete जो होते हैं reasonable, obvious है, because कुछ देर में अपने चेक करें आप 100% नहीं दे सकते हैं कि ये चीजें, और गारंटी नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो होना चाहिए कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स जो है उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए चेक करने की, कि जो ऑडिट कर रहा है उसको समझ होनी चाहिए क्या है ऑडिट जो हो रही है वो अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है उसके बेसिस पे करनी चाहिए। एंड देन ये सब जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म ऑन द ऑन लाइक जो कॉम्पिटेंस एंड स्किलफुल जो नॉलेज है वो अप्लाई करके जो ऑडिटर आता है एंड उसके बेसिस पे जो फाइंडिंग्स निकलती हैं उसके बेसिस पे जो वो रिपोर्ट रिपोर्ट देता है उसको बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। ये नहीं, और आगे जाके अपन डिटेल में और कवर करेंगे ये जो फैक्टर्स हमने सीखा कि क्यों इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, उसमें जाके पढ़ेंगे कि ये क्या है, आगे जाके अपने कवर करने वाले। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। मिसस्टेटमेंट में हमने कवर कर ही लिया था कि ये फ्रॉड एंड एरर जो होता है उसके
मिसस्टेटमेंट किसी दोनों वजह से हो सकता है, इधर फ्रॉड और एरर से। तो जो ऑडिटर होता है रीजनेबल एश्योरेंस करते टाइम उसको वही बेसिकली देखना है कि फ्री फ्रॉम एज अ होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, अपनी डिटेल में कवर किए थे। अगेन जो होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड द लास्ट में जो क्या है, जो ऑडिट फाइंडिंग्स होती है उसमें एक रिटन रिपोर्ट में जैसे कम्युनिकेट हमने बताया था कि जो भी अपॉइंट करता है उसको कम्युनिकेट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है थ्रू अ रिटन रिपोर्ट। ओरल तो नहीं बता सकता, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये रिटर्न रिपोर्ट और इन चीज़ों को अपने डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिकली ये चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अपने कवर किए, जो जो टर्म्स है वो सब चीज़ें याद ध्यान रखने की ज़रूरत है। कि एक तो रहा अपना रीजनेबल अश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, एंड देन दूसरा डिसाइड करना है कि और जो ऑडिट करता है उसमें ध्यान में रखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज अ होल शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट और मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या चीज से हो सकती है, इधर फ्रॉड और एरर, किसी भी वजह से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इन दैट केस ऑडिटर उसको रिपोर्ट करेगा, अपने रिपोर्ट जो ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा उसमें फाइंडिंग्स को प्रॉपरली बताएगा कि ये चीजें हैं। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट था अपना कि ऑडिट करने का जो होता है गोल और ऑब्जेक्टिव जो होती है वो होता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आई वुड से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस की बात बताए थे, एप्लीकेबल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क है उसके बेसिस पे किया है कि नहीं। अगर किया है तो वेल एंड गुड, वो भी रिपोर्ट में लिखेगा। अगर नहीं किया है तो अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट करेगा ऑडिट रिपोर्ट में। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि जो ऑडिट किया, जो भी फाइंडिंग्स उनके हुए उस पे ऑडिट प्रोसीजर्स के बेसिस पे जो भी फाइंडिंग्स निकली उनको उसको प्रॉपरली थ्रू रिटन रिपोर्ट रिपोर्ट करना है। एंड देन कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट किसको करना है, जो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी होती है। आई वुड नॉट गो इन डिटेल क्या अपॉइंटिंग ऑथोरिटी अभी क्या, बट वही मोटा मोटी समझिए जिसके बिहाफ में ऑडिट कर रही है ऑडिटर, उसको रिपोर्ट करेगा, रिटर्न देगा कि स्टेक होल्डर्स को दे और कंपनी को दे, या फिर मैनेजमेंट भी कभी कभी जिस केस में ऑडिट करवा तो उसके मैनेजमेंट को देगा। गवर्नमेंट करवा रही तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, बैंक करवा रही है बैंक को रिपोर्ट करेगा। तो जो भी अपॉइंटिंग ऑथोरिटीज को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है और रिटर्न थ्रू अ रिटर्न रिपोर्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट से। लाइक अपने कहीं भी कोई भी स्टार्ट करते हैं, कोई चीज़ें कहीं घूमने जाने वाले होते हैं या फिर कोई प्लान होता है घर बनाने का या फिर कुछ अदर चीज़ों का, तो स्टार्टिंग में अपने डिसाइड कर लेते हैं ओके मेरे को ये चीज़ ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ये चीज़ें यहाँ जानी है, तो अपने क्या क्या चीज़ों को स्कोप में रखना है, क्या चीज़ें कवर करनी, क्या हमारा एरिया होगा चीज़ों का। तो सिमिलर सिमिलर टू दैट अपने ऑडिट जब स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कस कर ले कि हमें ऑब्जेक्टिव जो होता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब वो होता है तो इन केस अपने क्या करते हैं कि अपने को ये होता है कि स्कोप ऑफ ऑडिट भी इम्पॉर्टेंट होता है स्टार्ट करने से पहले, कि ऑडिट अपनी स्टार्ट करने वाले तो उससे पहले अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है अपना ऑडिट का टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके लिए हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है, मतलब कौन कौन से एरिया कवर करना है, कौन कौन से एरिया कवर नहीं करना है। तो स्कोप अपने क्या समझने वाले हैं आज, स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके। तो स्कोप का पहले क्या मतलब होता है, जैसे आपने डिस्कस किए कि स्कोप का मतलब होता है एरिया और रीच ऑफ समथिंग, कि ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये चीजें ध्यान में नहीं रखनी, कौन सा चीज है जो अपने स्कोप से आउटसाइड है, कौन सा है जो पॉइंट्स उसको स्कोप के इनसाइड है, क्या चीज कवर की ना, वो सब चीजें अपन आज कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले जो होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स होती हैं उनके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट से अपने स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट वुड बी कि इसमें जो होते हैं ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होना चाहिए वो स्कोप में होनी चाहिए।
कि लाइक आई वुड से कि पीएनएल का ऐसा ना हो कि बस पीएनएल का आइटम चेक कर लिया, कुछ चीज़ें एक दो चीज़ें पीएनएल से चेक कर ली, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से अगेन कुछ चीज़ चेक कर ली एंड देन छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता ऑडिट में। जो होता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप मैं जो कहूँगी वो सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो अफेक्ट कर रही है फाइनेंस इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंस स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है, तो वो ऑडिटर को अपने स्कोप में लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अपने कुछ सालों पहले अपना कोविड आया हुआ था, ठीक है। कोविड आने से बहुत सारे एंटिटीज के गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट पड़ा, लाइक वो चलेगी कि नहीं, बहुत ज़्यादा दिन, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट सबके लाइफ में हुआ। सिमिलरली इन जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो उनके बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ा। तो इस एग्जाम्पल एक वही हुआ कि ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो फाइनेंस इन्फॉर्मेशन पे जो इफेक्ट पड़ती है, अदर आउटसाइड चीज़ें, उसको भी कवर करनी है। जैसे कोविड का अपने एग्जाम्पल लेके उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इफेक्ट पड़ता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। जब अपने एक्चुअल लाइफ में जब अपने स्कोपिंग करते हैं, जो अपने ऑडिट करने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब प्लानिंग फेज होता है हमारा, तो उसमें क्या करते हैं, अपने ट्रायल बैलेंस लिए अपने देखते हैं अदर जो मार्केट में चीज़ें कंपनीज रिलेटेड चल रही हैं, वो सब चीज़ें तो अपने को ध्यान में रखना है। अपने को बैलेंस शीट में अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कोपिंग। स्कोपिंग में क्या होता है, वही चीज़ें इंपॉर्टेंट एरिया, मटेरियल एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी, अदर फैक्टर्स अपने डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ें को अपने, ये एरियाज को अपने कवर करते हैं। क्या चीज़ पे अपने को डिटेल टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, क्या चीज़ पे अपने को बस नॉर्मल रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना है। ये ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बट वही चीज़ें वही बस बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टार्टिंग में अपने को स्कोप में क्लियर रखना होता है कि ये चीज़ें अपने को टेस्ट, सो दैट अपने आगे जाके ये ना हो जाए कि भटक ना जाए कि मेरे को किधर किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। अपना एरिया क्लियर होने, डिफाइंड होना चाहिए कि अपने को ये टेस्ट करना है, ये टेस्ट नहीं करना है। तो वो जब अपने सीखेंगे कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, कौन सा होता है। बट अभी के लिए आई वुड से वही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बट वही है कि ट्रायल बैलेंस या स्टार्टिंग में जो प्लानिंग फेज होता है उसमें ऑडिट में अपने डिसाइड कर लेते हैं कि डिफाइंड एरिया की ये चीज़ें कवर करनी है। और मतलब इट शुड इंक्लूड एवरीथिंग, मतलब ऐसा नहीं हो कि कुछ चीज़ें छूट जाएं। तो वो अपने स्कोप में अकॉर्डिंगली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि ये इसमें अपना क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या हुआ अपना, रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी एंड क्या था, सफिशिएंसी, ठीक है। ये जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ऑडिट अपने करते हैं, ऑडिट के बहुत सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि अपने रेवेन्यू टेस्टिंग कर, रेवेन्यू टेस्टिंग में क्या क्या करेंगे, फिर अपने जनरली चेक करते हैं कि रेवेन्यू का प्रॉपर इनवॉइस गया है कि नहीं, जो कस्टमर का नेम है उस पर सही है कि नहीं, डेट सही है कि नहीं, जो रेट लिखा हुआ है, जो आइटम जो सेल किए हैं उसमें वो प्रॉपरली लिखा हुआ है कि नहीं, जो शिपिंग डॉक्यूमेंट है वो चीज़ें हैं कि नहीं। तो ये मैं क्या बोलूँगी, अगर कोई कोई भी एरिया अपने स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग के लिए, तो अपने को देखना पड़ता है कि सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, वो चीज़ें, वो एरिया को टेस्ट करने के लिए। तो ऑडिटर का ये भी स्कोप में इंक्लूड होता है कि रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती हैं उनको चेक करना। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होता है कि मतलब कहीं डिफाइंड है, डिफाइंड होती हैं, बट ये अगेन जो ऑडिटर का जजमेंट जो होता है, नॉलेजमेंट जो नॉलेज होती है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो होता है, उसके बेसिस पे वो डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है कि नहीं। रिलायबिलिटी भी अगेन हम आते हैं तो रिलायबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे कवर करती, डिपेंड करती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि कोई अगर मैनुअल चीजें हैं, एक पेज पे आपको किसी ने लिख के दे दिया कि 500 का कोई एक्सपेंस हुआ, प्रॉपर मैनुअल इनवॉइस, प्रॉपर इनवॉइस नहीं है, मतलब डिजिटल इनवॉइस नहीं है, मैनुअल इनवॉइस, तो अपने डेफिनेटली वो क्या होता है, ऑडिटर के लिए वो रिलायबल चीजें नहीं होती हैं। उस पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है रिलाई करना, राइट। वो मैनुअल जो पेपर पे दिया हुआ है, अगेन जो होता है कि आगे जाके जाके आप पढ़ेंगे ये क्या क्या चीज़ों पे रिलायबिलिटी जो बढ़ती हैं, क्या चीज़ पे कम होती है। एक है अदर पॉइंट की लाइक
अगर आप जो इन्फॉर्मेशन जो होती है, एविडेंस जो होती है अपनी डायरेक्टली थर्ड पार्टी से लेते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी डेफिनेटली ज़्यादा होती है, क्योंकि थर्ड पार्टी मैनिपुलेट करके चीज़ें नहीं बताएगी, जो सही है वही बताती है। अगर मैनेजमेंट से कोई चीज़ें लेने जाते तो पॉसिबिलिटी रहती है कि चीज़ें कुछ ऊपर नीचे कर दे, गलत चीजें बता दे, एडिट कर दे, या फिर बहुत सारी चीज। बट थर्ड पार्टी से आप लोग हो तो आपको ये रहेगा अच्छा नहीं रिलायबल है, बिकॉज वो कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो वही है कि स्कोप में ये ध्यान में भी रखना है कि अपने को जो इन्फॉर्मेशन ले रही वो प्रॉपरली रिलायबल हो और सफिशिएंट हो। जो जो चीजें अपने को ऑडिट करने के लिए चाहिए होती हैं वो होनी चाहिए। ओके, कमिंग टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या होता है? प्रॉपर डिस्क्लोजर। ठीक है, प्रॉपर डिस्क्लोजर में अपने क्या पढ़े थे आप आगे भी पढ़े थे अपने कि बैलेंस शीट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें जो होनी चाहिए वो क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे अपने देखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई हुई है वो जो मैनेजमेंट ने जो बनाया है वो कौन से, ये तो होता है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है ना वो मैनेजमेंट की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। बट ऑडिटर का काम क्या है? जिस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाया है, अकाउंटिंग कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किए हैं, सही किया है कि नहीं, वो चीज़ें कुछ गलत बेसिस पे तो नहीं कर दी गई हैं, मोटिव क्या है उसका, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज़ें वो हिस्टोरिकल डेटा पे है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि चीज़ें कुछ हुई नहीं है उसके बेसिस पे वो चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई हैं। जो चीज़ सपोज कोई मैनेजमेंट ने किसी चीज़ का जजमेंट लिया कि मुझे इन्वेंट्री में भी अगर एक होता है कि वैल्यूएशन करने का, कि इन्वेंट्री में बहुत सारे मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन के, लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अदर फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज। तो अगर किसी ने मैनेजमेंट ने कोई पॉलिसी ली है तो प्रॉपर बेस होना चाहिए उसका कि ये है सही है कि नहीं। जो तो ऑडिटर का काम क्या है? ये चीजें भी देखना कि मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उसने वो प्रॉपर डिस्क्लोजर है, उसमें चीजें दी हुई हैं, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किए हैं वो सही है कि नहीं, कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि नहीं। तो ये सब चीजें स्कोप में कवर करते हैं। ठीक है, तो अपने फटाफट डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या स्कोप में आपने कवर किया। फर्स्ट क्या था? ऑल एस्पेक्ट्स। सेकंड क्या था आपका? रिलायबल एंड सफिशिएंसी। थर्ड क्या हो गया आपका? थर्ड हो गया डिस्क्लोजर। ठीक है, ये चीजें अपने आप क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट का जो मैट दिया हुआ है उससे अपने एक बार देख लेते हैं। ओके, तो कमिंग टू अपने देखिए कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ, क्या बोले अपने, ये जो अपने रीड किए थे यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी जो है वो अपने देखे थे। मतलब कुछ चीजें मिस नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग में ही अपने अपने को स्कोप में डिफाइन हो जानी चाहिए कि ये चीजें हैं, ये चीजें टेस्ट करनी है, ये चीजें नहीं टेस्ट करनी। एडिक्वेटली टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। अपनी डिटेल में देखें कि जो ऑडिटर है उसको रीजनेबली वो होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन जो भी है, जो भी चीजें देख रहा है, जो डिटेल जो जिसके बेसिस पे अकाउंट टेस्टिंग कर रही है, सोर्स डेटा जो है, अपने एग्जाम्पल लिए थे रेवेन्यू टेस्टिंग का, वो चीज वो क्या है? रिलायबल एंड सफिशिएंट है कि नहीं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है कि नहीं। ये अगेन अपने डिस्कस किए थे कि इसके लिए कुछ सेट वो नहीं है, मैनेजमेंट ऑडिटर के जजमेंट और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि ये चीजें सही है या गलत है। ठीक है, रिलायबल है नहीं है, ये सब चीजें अपने ध्यान में रखते। थर्ड पॉइंट अपना क्या था? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ, क्या था? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है,
तो वही दिख रहा है कि फाइनेंशियल से प्रॉपरली डिस्क्लोज किया हुआ है कि नहीं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो स्टेक होल्डर्स के लिए, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए समझने के लिए, जो वैलिड पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट्स टू अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया हुआ है कि नहीं। अकॉर्डिंगली अपने देखते हैं कि जजमेंट लेना, मैनेजमेंट में जो हमने डिस्कशन किया कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फाइनेंशियल प्रिपरेशन का, जो मैनेजमेंट ने वो लिए होते हैं अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज लेते हो, अपने एग्जाम्पल डिस्कस किए इन्वेंट्री का, वो सही है कि नहीं। एंड अपने क्या था जो हिस्टोरिकल बैलेंसेस का भी अपने बात किए थे कि हिस्टोरिकल डेटा जो है उसके बेसिस पे उसका क्या है कि उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनाया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे फिनेंस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात की हुई है, जिसके बेसिस पे लिखा हुआ है कि जो इंटिटीज का अकाउंटिंग सिस्टम है जो बनाया हुआ है वो प्रॉपरली, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि परचेज सेल्स जो है रिफ्लेक्टेड, वो जो हिस्टोरिकल जो बैलेंस जो हो चुकी हैं जो पास्ट में इवेंट और ट्रांजेक्शन, उसी के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। ओवरऑल यही है कि प्रॉपर डिस्क्लोजर जो जो इम्पोर्टेंट है एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स, और जो मैनेज और जो स्टेक होल्डर्स के लिए हमारे लिए जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वो प्रॉपरली क्लियर एंड अनएम्बिगुअसली डिस्क्लोज किया हुआ है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये सब चीजें स्कोप जो होता है ऑडिट करने से पहले अपने को क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया जाता है एरिया में क्या इंक्लूड करना है, क्या टेस्टिंग करनी है, क्या टेस्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, अभी अपने क्विकली कवर क्या करते हैं कि जो स्कोप में हमने अभी तो देख लिया कि क्या चीजें कवर करना है आपको, स्कोप में कवर करनी है आपको। अभी इंपॉर्टेंट है कि स्कोप में क्या चीजें कवर नहीं करनी है। जस्ट अ सेकेंड। तो अपने को देखना है क्या चीज करना है। तो यहाँ पे अपने अगर रीड करेंगे तो लिखा है ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म सर्टेन, सॉरी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, हाँ, नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटी जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं वैल्यूएशन, हमें वैल्यूएशन की बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, हमें नहीं पता है कि बिल्डिंग अगर है किसी की बैलेंस शीट में तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी उसकी लाइफ कितनी है। तो ये चीज पे हम कमेंट नहीं करेंगे एज एन ऑडिटर। वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन लाइक वैल्यूएशन और मे बी अदर चीजें लाइक इन्वेस्टमेंट का बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसका कुछ है वैल्यूएशन करना, उसका अपन नहीं कर पाएंगे। उसमें हमें हमारी कोई वो भी नहीं, बिकॉज हम उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। तो ये सब चीजें ऑडिट में कवर नहीं। अगर नीचे जाके अपने देखेंगे कि ऑडिट का जो है, ऑडिट का पर्पस ऐसा है कि देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है कि नहीं, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंगली वो बनाया हुआ है कि नहीं। ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन और निगेटिव चीजों से ध्यान में देके चलती है कि अपना ऐसे नहीं है कि ऑडिट में कुछ ना कुछ गलत होगा ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो अगेन इससे हम लोग को कंफ्यूज नहीं करना है कि ऑडिट ऑडिट जो है वो इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि गोल होता है कि कुछ फ्रॉड हुआ, उसको इन्वेस्टिगेट करना, तो उसी डायरेक्शन में जाता है कि हमें उसी चीज को देखना है, डिटेल में इन्वेस्ट वो फ्रॉड निकालना है। तो वही यहाँ पे अगर हम नीचे देखते हैं कि तो क्या बोला है, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है वही नहीं देखते हैं कि कुछ गलत चल रहा है कि, तो निगेटिव माइंड से निगेटिव अपना नहीं रहता है। बट ऑडिट में क्या है, अपने को जस्ट चेक करना है कि सब चीजें सही चल रही हैं कि नहीं, कुछ गलत चीजें नहीं है। नीचे में अगेन अपने देखते हैं कि ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। अपने देख ही लिए थे इन्वेस्टिगेशन में बहुत क्रिटिकल एग्जामिनेशन, बहुत डीपली एक ही चीज स्पेशल पर्पज, जैसे हमने डिस्कस किया था कि फ्रॉड कुछ चल रहा है कि नहीं, उसके बेसिस को ध्यान में रख के उसी को प्रूव करने की कोशिश की जाती है कि फ्रॉड है कि नहीं है। बट ऑडिट के केस में वैसा बिल्कुल नहीं होता है। अपना तो गोल क्लियर है कि मतलब और चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि सब कुछ चीजें चाहे चल रही हैं। अगेन यहाँ पे अपने देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो अपने डिस्कस ही किए थे कि ऑब्जेक्टिव ऑन द अदर हैंड, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट होता है वो क्या होता है कि रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट। और जो होता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हुई है कि नहीं। तो स्कोप में यही इतना ही चीज अपने को कवर करना है, क्या चीज इंक्लूड करना है, क्या चीज नहीं इंक्लूड करना है, बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, ये स्कोप जो होता है जो ये ऑडिट करने से पहले अपन करते हैं, प्लानिंग फेज में करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि कुछ चीज़ें ड्यूरिंग द ऑडिट कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए, कंसिडरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे अपनी बात की कोविड का, अदर कोई इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट का लॉ एंड रेगुलेशंस किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को लेके आती है, तो उसको भी चीज़ों को कवर रखनी करनी है, एंड देन मेक श्योर करना है कि रिलायबल एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और सोर्स डेटा हो, और प्रॉपरली चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो, एंड देन ये सब चीज़ें, एंड देन अपने देखिए कि क्या चीज़ को बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशन और ये सब में नहीं जाना है, अपने स्कोप को लिमिटेड रखना है, ना ज़्यादा करना है ना बहुत कम करना है, प्रॉपरली जितना ऑडिट के लिए ज़रूरत है उतना ही करना है। चलो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज का अपना टॉपिक है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो जब मैं अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट की बात कर रहे थे, देन अपने एक टर्म पढ़ाई किया था कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर प्रोवाइड करता है, नॉट एब्सोल्यूट ओपिनियन, आई वुड से अश्योरेंस, एंड उसी से रिलेटेड अपने डिस्कस किए थे। कुछ लिमिटेशंस होती है जो बिकॉज ऑफ दैट वो नहीं प्रोवाइड कर पाता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। तो आज अपने वही इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, एंड देन उससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो जो लिखी हुई थी ऑब्जेक्टिव में रीजनेबल अश्योरेंस, वो क्यों मतलब ऑडिटर प्रोवाइड कर पाता है, क्यों एब्सोल्यूट नहीं प्रोवाइड कर पाते, बिकॉज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है प्रोवाइड करना एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ठीक है, तो अपने क्विकली डिस्कस करते हैं आज का अपना क्या टॉपिक है, इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस आता कहाँ है से अपने डिस्कस करे थे, इसका आता है अपना ये जो ऑब्जेक्टिव था ऑफ ऑडिट उससे आता है, एंड देन इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या आपने पढ़ाए थे, रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है, एंड देन रीजनेबल अश्योरेंस क्यों बोलते हैं, तो ये अपने डिस्कस किए थे कि ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस कुछ कमियां हैं, बिकॉज ऑफ दैट अपने एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करते। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं, देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स, उसमें अपने एक एक करके सीखेंगे। फर्स्ट है कि अपना नेचर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, अपना नेचर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अपने को ये तो पता है कि जो मैनेजमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन करना, इसमें ऑडिटर का कोई रोल नहीं होता है। ऑडिटर जस्ट चेक करता है, ऑडिट करता है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें मैनेजमेंट बहुत बार होता है कि जजमेंट लेना पड़ता है कि कोई चीज़ें सही है गलत है, एंड देन उसके बेसिस पे वो मैनेजमेंट का ही पार्ट रहता है, एंड ऑडिटर के पास 100% वो नहीं रहता है कंट्रोल कि ये चीज़ें सही हैं। फॉर एग्जांपल अपने लेते हैं लिटिगेशन केस कोई चल रहा है, कंपनी का कोई एक केस है, उसका अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है कि ये कंपनी के फेवर में है, कंपनी के अगेंस्ट में है। तो इस केस में क्या होता है कि मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि जो आगे जाके ये केस फेवर में आएगी, कंपनी के केस अगेंस्ट में आएगी, उसी के बेसिस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। लाइक प्रोविजन बनाना है अगर कंपनी के फेवर में नहीं जा रही है तो चीज़ें, तो इन सब केस में वही देखना पड़ता है कि ये एक एग्जाम्पल हुआ कि मैनेजमेंट के जजमेंट का कि तो इसमें ऑडिटर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत बार चीज़ें होती है कि वो सही ना हो। तो इसके बेसिस पे ऑडिटर कभी ये नहीं बोल सकते कि 100% जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सही है। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं कंट्रोल का कि कोई भी कुछ मिसस्टेटमेंट या कुछ एरर होने का जो चांसेस फ्यूचर में रहता है, उसके लिए समझते हैं अपने कि मैनेजमेंट हमेशा कुछ कंट्रोल्स प्लेस करती है जस्ट टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर, पहले से कुछ रुक जाए या कुछ
प्रॉब्लम हो रही हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो डिटेक्ट कर ले, मतलब ढूंढ लिया जाए। तो बहुत बार होता है कि वो जो मैनेजमेंट का ही रहता है, अगर दो चीज लोग मिल गए, दो मैनेजमेंट में ही मिलके कुछ कर लिया, दो लोग मिलके, दो डिपार्टमेंट के लोग हैं, कंट्रोल का, इसमें दो का अलग अलग है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती है कि एक डिपार्टमेंट का काम दूसरा करेगा, दूसरा कोई चेक करेगा, बट हो सकता है इट्स पॉसिबल कि दोनों मिल जाए एंड देन वो कंट्रोल जो है वो ओवरराइड हो जाए, कंट्रोल का रहे ही नहीं, कोई मतलब ही ना रहे, कंट्रोल है बट वो इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। तो इन सब वजहों से वो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऐसा है जिसमें ऑडिटर का कोई रोल नहीं होता, मैनेजमेंट ही मेनली इन्वॉल्व रहती है। तो इस वजह से अपने बोल सकते हैं कि ये अगेन एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से ऑडिटर नहीं प्रोवाइड कर सकता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ठीक है, कमिंग टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट अपना है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर में अपने डिस्कस करे ही थे कि जो ऑडिटर के पास लिमिटेड टाइम होता है, ऐसा नहीं कि फुल ईयर मिलता है, एंड देन कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, अगर फुल ईयर तक का ऑडिट चलता रहेगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा, एंड देन उतना मिलता नहीं, उतना टाइम भी नहीं रहता है, बिकॉज जब अपना ईयर एंड होता है उसके कुछ दिन बाद ही लिस्टेड कंपनीज का एनुअल मीटिंग होना होता है। तो इन सब वजहों से जो ऑडिट जो परफॉर्म होती है वो 100% टेस्टिंग नहीं होती है, बहुत बार सैम्पलिंग बेसिस पे हम टेस्ट करते हैं, देन सैम्पल के बेसिस पे ही जो अपने रिजल्ट आता है उसी के बेसिस पे अपनी ओपिनियन देते हैं। तो इसी वजह से हो सकता है कि अपने इसको सैम्पलिंग एरर हो, जो अपने सैंपल का पार्ट नहीं है कोई ट्रांजेक्शन, उसमें ही कुछ प्रॉब्लम हो, उसमें एरर हो, कुछ फ्रॉड हो, बट अपने एज ड्यू टू सैम्पलिंग अप्रोच वो सैंपल ही सिलेक्ट नहीं हुआ अपना, एंड अपने हो सकता है ऑडिटर ने कोई गलत ओपिनियन दे दिया हो, जस्ट बिकॉज वो जो सैंपल था जिसमें कुछ प्रॉब्लम थी, एरर था, फ्रॉड था, वो अपने सैम्पलिंग का पार्ट हुआ ही नहीं। तो एक अगेन ये लिमिटेशन होती है, इनहेरेंट लिमिटेशन, जिसकी वजह से अपने एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, दैट इज ये इन्वेस्टिगेशन। अपने पहले ही डिस्कस किए थे जब कि स्कोप में कि क्या चीज़ें ऑडिट में आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं स्कोप में। तो अपने डिस्कस किया था कि ऑडिट जो होती है कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, अपने नेगेटिव माइंड से नहीं चलते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ चीज़ें अपने एक ही कुछ लिमिटेड चीज़ों पे एक ही एरिया पे फोकस करना है, एंड देन नेगेटिव ये सेंस है कि कुछ गलत है, फ्रॉड निकालना है। तो ऐसा नहीं है, ऑडिट में इतना डिटेल में जाके अपने नहीं देखते, इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं कि अपने को गलत ही निकालना है चीज़ें। तो एक ये भी वजह है कि अपने नॉर्मल ऑडिट में अपना उतना नहीं देखना, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि अपने सारे कुछ देख के एंड देन लास्ट में अपने को कंक्लूड करना है कि ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में गलत है, नहीं गलत है। तो अपने एक जेनरिक स्टेटमेंट देते हैं, ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अगेन ये ड्यू टू नेचर ऑफ आर ऑडिट प्रोसीजर, दैट इज ऑडिट, इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कांट गिव 100% assurance that financial statements are free from material misstatement. Coming to fourth point, that is timeliness. बहुत बार क्या होता है, टाइम कुछ टाइम के बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो ऑडिट करते हैं, अपने एग्जांपल लेते हैं कि जैसे लिमिटेड कंपनीज जो हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनका क्वार्टरली बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेड रिव्यू बोलते हैं हम लोग। तो लिमिटेड रिव्यू होता है हर क्वार्टर में, एंड देन ईयर एंड पे अपना फाइनल ऑडिट होता है। तो हो सकता है कि जो अपने क्वार्टरली जो क्वार्टर में अपनी टेस्टिंग करे हुए होते हैं उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए, वर्क पेपर लिए, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि जो ईयर एंड में वो जो डॉक्यूमेंट अपने लिए हैं वो सही ही हो सकता है बीच में ऐसा कुछ आए जो चेंज हुआ हो गया हो, एंड देन तो कम ऑडिटर कभी रिलाई नहीं कर सकते वो। तो एक ये भी रीज़न है कि टाइमलीनेस, टाइम की वजह से टाइम निकल जाता है, तो अपने 100% रिलाई नहीं कर सकते उस पर, एंड देन अगेन लाइक रीजनेबल अश्योरेंस ही प्रोवाइड करते हैं, एंड ये भी एक लिमिटेशन है अपना। फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज फ्यूचर इवेंट। अपने ऑडिट किए एंड देन
सडनली कुछ ऐसा केस आ जाता है, कुछ ऐसा इवेंट अकर हो जाता है जिससे फिनेंशियल स्टेटमेंट और मे बी कंपनी के गोइंग कंसर्न पे भी इफ़ेक्ट आता है। तो ऑडिटर को ये चीज़ें कभी ऐसा नहीं है कि पहले से ही पता रहती है, ये फ्यूचर इवेंट है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, फॉर एग्जांपल अपने लेते हैं कि रशिया के साथ अभी यूक्रेन का चल रहा था, उसमें ऑयल का हमने देखे कि प्राइसेस को लेके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थी। तो ये अगर अपने सोचते हैं कि ये उस टाइम जब यूक्रेन और रशिया का स्टार्ट हुआ था वॉर, उस टाइम में पहले से किसी को बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि ऐसा अचानक से होने वाला है। तो अगर ऑडिटर ने ओपिनियन दे दिया है एंड देन वो सडनली कोई ऐसा चीज़ फ्यूचर इवेंट अकर हो जाता है, तो अगेन इस केस में वी कांट से कि ऑडिटर ने बताया नहीं, बिकॉज ऑडिटर को पहले पता ही नहीं था, राइट। तो इन दैट केस अगेन रीजनेबल अश्योरेंस ही प्रोवाइड करते हैं एंड जो लिमिटेशंस है, इनहेरेंट लिमिटेशंस का ये पार्ट आता है। तो अपने ये ब्रीफली समझ लिए कि होता क्या है, एंड हम क्विकली जो इंस्टीट्यूट का टेक्स्ट है वो भी अपने कवर कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे अपने देख रहे हैं कि अपने स्टार्टिंग में ही देखें नेचर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या है, अपने देखें कि मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जजमेंट जो हमने देखा कि सॉरी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, और जजमेंट लेता है मैनेजमेंट। ये बहुत बार सब्जेक्टिव डिसीजन लेता है, अपने एग्जांपल लिए थे लॉ और लीगल केसेस का। एंड फिर अपने जो एक फिनेंशियल स्टेटमेंट का भी आई थिंक अपने एक डिस्कस करे थे कि कंट्रोल का, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा जाके एक बार, जो टेक्स्ट है अपना वो एक बार रीड कर लेना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जस्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल के बारे में लिखा हुआ है कि दो लोग मिल जाएंगे। उसके लिए एक एग्जांपल दिया है कि गुड्स रिसीविंग सेक्शन में कंट्रोल प्लेस किया हुआ था, बट दो जो ऑथराइज्ड पर्सन और अकाउंटेंट है वो मिल गए, और इससे क्या हुआ कि कंट्रोल जो प्लेस किया हुआ था वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं किया। अब क्या आते हैं अपने नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स पे। यहाँ पे अपने क्या देखे थे कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, इसमें क्या था अपने कि जो सैम्पलिंग के थ्रू अपने लेते हैं एग्जांपल, अपने डिस्कस करे थे इसमें भी कि सैम्पलिंग अप्रोच फॉलो करते डज नॉट टेस्ट ऑल दी ट्रांजेक्शन बैलेंस। जो मैं वही बोली कि सैम्पलिंग रहा एंड देन उसके बेसिस पे हो सकता है चांसेस कि मिस हो जाए चीज़ें। बहुत बार जो होता है कि मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोवाइड भी नहीं करती कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑडिटर को। तो इस केस में भी ये ऑडिटर क्या होता है कि उसमें पोजीशन में नहीं होता है कि वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, बिकॉज ये मैनेजमेंट के हैंडमैन ऑडिटर क्या होता है ऑलवेज फोर्स नहीं कर सकता मैनेजमेंट को कि सारे डॉक्यूमेंट्स, एंड एट द एंड क्या होता है कि एक डिस ऑडिट ओपिनियन जो होता है उसको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ता है, जिस बाय मेंशनिंग कि ऑडिटर कुड नॉट ऑब्टेन ऑल दी रिक्वायर्ड वर्किंग पेपर, और आई वुड से पीबीसी प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट, और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड था ऑडिट करने के लिए। तो अगेन ये भी एक लिमिटेशन होता है जिसमें वो सही सही चीज़ें नहीं बता होता है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में अपने समझ ही लिए थे कि ये नेचर जो होता है ऑडिट का वो डिफरेंट होता है इन्वेस्टिगेशन का, और ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, and इसमें उनको एक्सपर्टीज़ भी नहीं होती है कि वो चीज़ें सब कुछ ऐसे देखे कि और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करे। टाइमलीनेस का हमने डिस्कस कर लिया था कि ओवर द टाइम जो रहता है कि ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। एंड देन लास्ट में अपना जो था वो फ्यूचर इवेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यूक्रेन और रशिया वाला एग्जाम्पल कि कुछ मार्केट में ऐसा सडन चेंज हो जाता है उसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है। तो in nutshell, we can say that ki on, I mean, due to all these factors, we can connect to our objective of audit, and we can say that due to all these factors it's not possible for an auditor to provide an absolute assurance, and due to that auditor always provides
रीजनेबल अश्योरेंस। तो ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लेना, मेमोराइज कर लेना। इनकेस कुछ क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, एंड देन ऑडिट के क्लासेस देख रहे होंगे आप लोग। तो आज अपने बहुत एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले, दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। ये अपने जब ऑडिट का मीनिंग समझ रहे थे देन ही अपने डिस्कस कर लिए थे कि ये बेसिकली ऑडिट से क्या फ़ायदा होता है, ऑडिट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या रिक्वायरमेंट होती है इसकी, एंड देन बट आज क्या करेंगे, क्विकली जो इंस्टीट्यूट के मैथमेटिक्स दिया हुआ है उसको कवर करेंगे। बट आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें पहले से भी पता होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है जो अपने डिस्कस करे थे कि ये ऑडिट, जो ऑडिटेड अकाउंट्स जो होती है वो बहुत एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, थर्ड पार्टी होती है, और या से यूजर्स जो होते हैं उनको। क्योंकि ये रहता है कि चलो मैनेजमेंट ने जो बनाया है वो चेंजेस कर सकती है एज पर, बिकॉज मैनेजमेंट के हाथ में ही ये रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, एंड देन एज पर उनके मोटिव के अकॉर्डिंगली वो कुछ गलत भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। बट अगर ऑडिटर जो होता है वो प्रॉपरली चेक करके एक ओपिनियन देता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है और गलत है, तो उसके जो थर्ड पार्टी, जो पूरा एक्सटर्नल जो ऑडिटर होते हैं उसके जो ओपिनियन के बेसिस पे जो यूज़र है उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये चीज़ें जो सही है और गलत है, एंड वो बेटर रिलाई कर पाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एंड अकॉर्डिंगली वो जो भी डिसीजन होती है वो ले पाते हैं। सेकंड है कंपनीज के केस में, जैसे अपने डिस्कस करे थे कि ऑडिट जो किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी भी स्केल के और का हो सकता है। तो हमने साथ साथ में ना क्विकली रिवीजन भी करते जा रहे हैं कि ऑडिट में अपने पीछे पढ़े क्या थे। तो उसमें क्या था कि ऑडिट जो हो सकता है कंपनीज का हो सकता है, जो प्रोप्राइटरशिप है उसका हो सकता है, पार्टनरशिप का हो सकता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का होता है, सबका हो सकता है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, जब अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें तो दिख ही रहा है, वो इट्स पॉसिबल फॉर दैट प्रोप्राइटर, अगर सिंगल पर्सन है, कि वो डे टू डे एक्टिविटी में क्या चल रहा है वो चीज़ें देख पा रहे। पार्टनर के केस में भी बहुत हद तक होता है कि 3-4 पार्टनर है या फिर लिमिटेड लोग हैं, तो उनके लिए बहुत थोड़ा सा ईजी कंपैरेटिवली हो जाता है कि डे टू डे अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान देना क्या चल रही है। बट इन केस ऑफ कंपनीज, अपने को पता होता है कि कंपनीज के केस में जो एक्चुअल ओनर होता है वो होते हैं शेयर होल्डर्स, जो हम आप लोग उसमें इन्वेस्ट किए होते हैं वो अपने ओनर होते हैं। बट इट्स नॉट पॉसिबल, अपने तो बहुत दूर दूर बैठ के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि अपनी कंपनी के जो डे टू डे अफेयर्स है, चल क्या रहे हैं, मैनेजमेंट क्या डिसीजन ले रही है, उसमें हम पार्टिसिपेट करें। बट इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई थर्ड पार्टी जो होती है, जिसका हम ऑडिटर का बात करेंगे, वो हमारे बिहाफ में, हम जो शेयर होल्डर्स है उसके बिहाफ में चेक करे कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और हमें बताए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने पैसे लगाए हैं वो सही तरह से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, हमारे पैसे ऐसे तो नहीं मिसयूज़ हो कर रहे हैं मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें रेलिवेंट होती हैं, हमने जो पैसे लगाए हैं तो ये हमारे बिहाफ में जो ऑडिटर काम करते हैं, और हमें वो रिपोर्ट, जब आप ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे लिस्टेड कंपनीज का, वो ऊपर में लिखा हुआ रहता है टू द शेयर होल्डर्स। तो हम ऑडिटर जो होता है हमारे लिए काम करते हैं, और हमें जो हम शेयर होल्डर्स हैं उनको बताता है कि आपके जो पैसे हैं वो सही तरह से यूज़ हो रहा है कि नहीं, कंपनीज कुछ मिसस्टेटमेंट और फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है, और है वॉटेवर जो भी एक्चुअल ओपिनियन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, वो ऑडिटर प्रोवाइड करती है। थर्ड है जो अपना पॉइंट, दैट इज़ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़। अगर ऑडिटर नहीं रहेगा तो उसको किसी का डर ही नहीं रहेगा, कुछ गलत करना है कर लेगा। बट अगेन अगेन ये चीज़ का जब रहता है कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ, अगर ऑडिटर आएगा, ऑडिट होगा इन चीज़ों का, और वो पकड़ा गया ये चीज़, तो ये रिपोर्ट होगा, हमारी जॉब भी जा सकती है, एम्प्लॉय जो रहते हैं। तो ये सब चीज़ का एक डर बना हुआ रहता है। अपने एग्ज़ाम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमारा एग्ज़ाम होता है तो अपने क्या करते हैं, जब जैसे जैसे पास आने वाला होता है एग्ज़ाम, मार्क्स के डर से अपने पढ़ते हैं, सारी चीज़ें क्विकली कवर करते हैं। बट अगर एग्ज़ाम का डर नहीं रहता तो अपने भी थोड़े से वैसे हो जाते हैं कि ठीक है पढ़ लेंगे, ठीक है टाइम है अपने पास। तो वही मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़ रहते हैं कि अगर कुछ करने से पहले, कुछ गलत करने से पहले, फ्रॉड करने से पहले, वो एक बार ज़रूर सोचता है कि इन सब चीज़ों की ऑडिट हो सकती है, मैं पकड़ा जा सकता हूँ। तो दैट इज अगेन ऑडिट इज
मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज। तो अपने आगे बढ़ते हैं। हम्म तो इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक कि हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट ऑथोरिटीज जो टैक्स का, जिसमें आपने ये वाला भी पॉइंट कवर कर लिए थे जिसमें बताए थे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स होते हैं और स्टेक होल्डर्स होते हैं वो बैंक होता है, गवर्नमेंट होती हैं। जब जैसे टैक्स ऑडिट करते हैं तो टैक्स का टैक्स में अपने डिस्कस करे थे कि टैक्स ऑडिट में जो टैक्स दिया जाता है वो प्रॉफिट के बेसिस पे, एंड देन उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन एज पर टैक्स लॉ जो है उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट डिटरमाइन किया जाता है। एंड देन उसका जो सीए है, जो ऑडिटर है, वो टैक्स ऑडिट करके कंफर्म करता है कि जो प्रॉफिट और टैक्स जो डिराइव किया हुआ है, जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है आपको टैक्स, वो सही है या गलत है। एंड अगर कुछ चेंजेस रहते हैं तो वो सजेस्ट करती है और करेक्ट और एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करके देती है गवर्नमेंट को। तो ये अगेन गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा इजी रहता है, एंड देन वो रिलाई कर पाती है जो प्रॉफिट और टैक्स प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट अपने ये भी डिस्कस कर ही ले हैं कि बैंक और लेंडर्स जो होते हैं वो पहले से अगर लोन दिए हुए फिर भी रहता है कि वो इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं, रिकवर कर पाएंगे कि नहीं, प्रिंसिपल टाइम पे रिकवर कर पाएंगे कि नहीं। तो उनको भी जो फिनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको देखना पड़ता है कि लिक्विडिटी कैसी है, कैश है कि नहीं, टाइम पे पैसे आ रहे हैं कि नहीं, मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा कि नहीं। ये हुआ कि पहले एग्जिस्टिंग जो लोन दी लेंडर होते हैं उनके लिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बैंक को, किसी थर्ड पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को लोन देना है, जिसका ऑडिट हम कर रहे हैं उनको लोन देना है, फिर भी वो पहले से ही पुराने प्रायर ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करती हैं कि अच्छा लोन देने से पहले कि मैं लोन तो दे दूं, पता तो चले कि इसको रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज की ऑडिट जो होता है वो डिटेक्ट फ्रॉड और एरर। अपने पढ़े थी कि ऑब्जेक्टिव में कि ऑडिटर का होता है कि टू डिटरमाइन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर इट इज़ ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो ऑडिट में यही होता है, ऑडिटर का जो टेस्टिंग होती है वो चेक करता है कुछ चीज़ें फ्रॉड नहीं हो रही हो, मैनेजमेंट ने फ्रॉड नहीं किया, एम्प्लॉय ने फ्रॉड नहीं की, कुछ ऐसा मेजर एरर तो नहीं है। Next point is key audit reviews existence and operation of various control operating in an entity. It is helpful pointing out deficiencies. जैसे बहुत सारे कंट्रोल जैसे हमने डिस्कस किया आगे भी कि मैनेजमेंट का ये काम है कि कंट्रोल प्लेस करना जस्ट टू प्रिवेंट डिटेक्ट एरर। तो हर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिफरेंट टाइप्स के कुछ होते हैं कि पूरे एंटिटी लेवल कंट्रोल्स उसको बोलते हैं कि कुछ चीज़ जैसे पॉलिसीज में चेंज करना रहा तो हर ईयर एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने कि कुछ पॉलिसी में चेंज रहा उसमें भी एक कंट्रोल होता है कि ईयरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट की अथॉरिटी वो मिलेंगे, सब डिस्कस करेंगे मीटिंग में कि पॉलिसीज में कुछ चेंज करना है तो ईयरली रिव्यू। तो ये भी एक कंट्रोल हुआ कि टाइम टू टाइम रिव्यू करना डॉक्यूमेंट्स का। फिर एक एग्जांपल मैं देती हूँ जिस रिसेंटली कुछ दिन पहले हमारे ऑडिट में हमने किया था कि उसमें ये था कि जो पेमेंट का अपने ऑथराइज करते हैं कि कौन सा पर्सन, कौन सा एम्प्लॉई पेमेंट को ऑथराइज करने के लिए एलिजिबल है उसको। तो उसमें क्या था कि अगर कोई टर्मिनेट भी हो जा रहा था फिर भी वो जो लिस्ट है उसको चेंज नहीं किया जा रहा था, तो उसके पास एक्सेस थी और वो अप्रूव ऐसा हुआ नहीं था कि उसने अप्रूव किया था, बट ऐसा हाई चांस था कि जो टर्मिनेट हो गया है एम्प्लॉई या फिर उसने रिज़ाइन कर दिया, रिटायर हो गया, उसके पास भी वो अथॉरिटी रहती थी कि बैंक की ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव कर दे। तो ये एक लूफॉल सा, एक डिफिशिएंसी थी कंट्रोल डिज़ाइन में कि कंट्रोल प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं की हुई थी। तो हम इस केस में ऑडिटर जो हम आते हैं कि कंट्रोल का चेक करके फिर हम बताते हैं कंपनीज को, मैनेजमेंट को कि हम आपने इधर ये कंट्रोल जो डिज़ाइन ही सही से नहीं किया है कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, और अगर आपने डिज़ाइन भी कर लिया है तो वो ऑपरेट ठीक से नहीं, उसमें जैसे कंट्रोल में लिखा हुआ है कि ये चीज़ें होनी चाहिए एज पार्ट ऑफ दिस कंट्रोल, बट जो एम्प्लॉयज़ है वो फॉलो ही नहीं करें। तो ये सब चीज़ ऑडिटर का होता है। तो ये मैनेजमेंट के लिए तो एक
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनल ऑडिट जो हम करवाते हैं, कि इंटरनल ऑडिट जो होती है तो इसमें मेन मोटिव वही रहता है कि मैनेजमेंट को हम कोई इम्प्रूवमेंट पॉइंट हो वो बताएं, कुछ ऐसे डिफिशिएंसी हो तो इसमें सजेशन टाइप का होता है, तो ये ऑडिट के लिए एक अलग इम्पॉर्टेंट। तो ओवरऑल ऑडिट जो होता है वो एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है यूजर्स को, थर्ड पार्टी को, इंक्लूडिंग बैंक, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट होती हैं। कभी कभी एम्प्लॉई को के लिए भी ये ऑडिट होना ज़रूरी है, बिकॉज़ बोनस का अमाउंट या फिर अदर जो एम्प्लॉई बेनिफिट्स होती हैं वो भी डिटरमाइन किया जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस की बेसिस पे। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बार एम्प्लॉयज़ के लिए भी रेलिवेंट होती हैं। तो ओवरऑल ऑडिट के ये सब बेनिफिट्स हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड देन डिस्कस करते हैं अदर टॉपिक्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस टाइम पे देख रहा हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने छोटे छोटे दो टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट इज़ ऑडिट जो है वो मैंडेटरी है और वॉलंटरी है, एंड देन सेकेंड टॉपिक इज़ जो अपॉइंट करता है ऑडिटर को वो कौन होता है। ये अपने स्टार्टिंग के क्लासेस में कवर किए थे क्विकली, बट यहाँ पे अपने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कमिंग टू ऑडिट मैंडेटरी और वॉलंटरी, तो इसका कोई एक ये आंसर नहीं हो सकता है कि यस मैंडेटरी है और वॉलंटरी है। तो अपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिट हमने पढ़ा था कि जो एंटिटीज़ है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, कंपनीज, लिस्टेड, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। तो हर के लिए अलग अलग से ये एप्लीकेबिलिटी, किसी के लिए मैंडेटरी हो, किसी के लिए वॉलंटरी हो। तो जैसे टैक्स ऑडिट में अपने करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं टैक्स ऑडिट का, उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नहीं है किसका ही टैक्स ऑडिट होना चाहिए, उसमें एक टर्नओवर और अमाउंट स्पेसिफिक है कि इतने का होगा तो इसमें टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी। तो वो एक मैंडेटरी का एग्जाम्पल हो गया। कंपनीज को ऑडिट करवाना, जो लिस्टेड कंपनीज है उनको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, तो ये अगेन मैंडेटरी का एग्जाम्पल हो गया। अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक हॉस्पिटल हो या किसी गवर्नमेंट को अपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कोई ग्रांट मिला हो, तो इस केस में अगेन वो मैंडेटरी हो जाता है कि WHO जानना चाहती है जो हमने फंड प्रोवाइड किया, ग्रांट प्रोवाइड किया है, उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, उसका प्रॉपर यूज़ हुआ है कि नहीं, उसके लिए अगेन मैंडेटरी हो जाता है ऑडिट करवाना। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल थे मैंडेटरी के। बट अगेन इट्स नॉट ऑलवेज कि जिसका मैंडेटरी नहीं है उसको ऑडिट करवा ही नहीं सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉलेंट्री लोग ऑप्ट कर सकते हैं ऑडिट के लिए। जैसे अपने पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि बेनिफिट में कि मैनेजमेंट को ये सजेशन मिलता है, इम्प्रूवमेंट मिलता है कि इम्प्रूवमेंट का सजेशन मिलता है कि क्या चीज़ें अच्छा कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई डेफिशिएंसी है कंट्रोल में या कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ हेल्प चाहिए मैनेजमेंट को, तो इस केस में भी ऑडिट वो करवा सकता है। तो अगर किसी प्रोप्राइटरशिप का या किसी पार्टनरशिप में टाइम नहीं है पार्टनर्स के पास कि डे टू डे एक्टिविटीज़ को फॉलो करने का, तो वो ऑडिटर को अपॉइंट करती हैं एंड देन वो चेक करवाती हैं कि हमारे एम्प्लॉय सही से काम कर रहे हैं, नहीं कुछ बिजनेस में, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन में उसमें लूप होल्स तो नहीं है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनको थर्ड पार्टी ओपिनियन मिल जाता है। तो इसके लिए बहुत बार लोग वॉलंटरी भी अपॉइंट करवाते हैं ऑडिटर को एंड देन ऑडिट करवाते। इट्स नॉट ऑलवेज, यहीं पे वही लिखा है कि इट्स नॉट ऑलवेज मैंडेटरी। मेनी टाइम्स जो होता है, मेनी ऑर्गेनाइजेशन गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड वॉलेंट्री बिकॉज ऑफ बेनिफिट जो अपने कवर करे थे पिछले क्लासेस में कि ऑडिट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो इसके लिए लोग करवाते हैं। नेक्स्ट है अपना कि हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर। तो अगेन इसमें आता है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है या PSUs हैं, उसके लिए जो होता है कि CAG है वो करती है। इसमें अलग अलग अगेन नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नेचर ऑफ ऑडिट, उसके बेसिस पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी चेंज होती है। जैसे कोई एक प्रोप्राइटरशिप का करवाना है ऑडिट, उसको करवाना है, अगर टैक्स ऑडिट करवाना है या फिर नॉर्मल वॉलंटरी ऑडिट भी करवानी है, तो इस केस में क्या होता है कि प्रोप्राइटर जो होता है वो करवाता है अपॉइंटमेंट उसका, और वो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को। अगर एक
कंपनी के केस में करवाना है कि कंपनी का ऑडिटर कौन होगा, तो इसमें क्या होता है, कंपनी के ओनर तो हमें पता ही है कि कंपनी का जो ओनर होता है वो क्या कौन होता है, मेंबर होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं कंपनी के ओनर। तो उसके केस में क्या होता है, कंपनी का जो करवाना है उसमें एजीएम में एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के कुछ दिन बाद जो एजीएम होती है, उनमें फिर नेक्स्ट ईयर का भी ऑडिटर डिसाइड हो जाता है, अपॉइंट हो जाता है कि हम इस ऑडिटर के साथ आगे जाएंगे, ऑडिटर नेक्स्ट ईयर काम हमारे लिए करेगा ये। फिर अगेन जैसे हमने गवर्नमेंट कंपनीज की बात करी, तो सारे गवर्नमेंट कंपनीज के जो ऑडिटर अपॉइंट होते हैं वो थ्रू सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू ही अपॉइंट होती है ऑडिटर। अब जैसे हमने फिर डिस्कस किया कि अगर कोई प्रोप्राइटरशिप है तो उसका प्रोप्राइटर जो है वो अपॉइंट करेगा, एंड देन पार्टनरशिप है तो वो पार्टनर इट वुड बी अपॉइंटेड बाय पार्टनर ऑफ द फर्म। तो ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप ऑफ और नेचर ऑफ ऑडिट जो होती है उनके बेसिस पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलग होती है। एंड देन अपने एक चीज़ और पढ़े थे जो ऑब्जेक्टिव में ही, कि ऑडिटर का एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ओपिनियन जो उसने डिराइव जो भी किया है वो कम्युनिकेट करना। तो यही पे अपने को डिसाइड करना, अच्छा अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, ये हम जो ऑडिट करें उसका हम मेरा अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, किसने अपॉइंट किया मुझे, एंड उसको फिर कम्युनिकेट करना है अपना ऑडिट फाइंडिंग और ऑडिट ओपिनियन। तो ऑडिट में या फिर किसी भी चैप्टर्स में, किसी भी सब्जेक्ट में अपने को चीज़ें को कनेक्ट करनी है कि अच्छा ये टॉपिक में ये चीज़ पढ़े थे, ये यहाँ से चीज़ें कनेक्ट हो जा रही हैं। तो इस केस में यहाँ पे अपने देख लिए कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो कौन है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, रिविजन करते रहिए। इनकेस कुछ क्वेश्चंस होगा तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स। सी यू सून, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपने स्टार्ट करने वाले एश्योरेंस इंगेजमेंट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे एक पॉइंट याद आया। आज आप लोग देख रहे हो कि मैंने पहले से ही हाईलाइट करके रखा है। जब मैं स्टूडेंट थी तो आई यूज़ टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट और आई वुड से टर्म्स जो होते हैं वो हाईलाइट करके रखती थी। और जब मेरे टीचर एग्जाम्पल देते थे मुझे, तो आई यूज़ टू राइट बुक में ही, मैंने एक छोटा सा एरो कर लिख लिख के करके एंड देन वहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लिख लिया। तो मैं जब रिवाइज़ करती थी तो मुझे वो चीज़ें क्विकली मैं एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर पाती थी और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता था वो टॉपिक को फिर से मेमोराइज़ करने में, रीड करने में। तो जस्ट एग्जाम्पल और कोई भी रेलिवेंट जो भी पॉइंट रहता था उससे, वो नोट जो अपना हैंड रिटन नोट रहता था उससे मुझे सब कुछ ध्यान में, उसके लिए मुझे कोई अलग से नोट्स बनाने के, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट जो थ्योरी पेपर्स होते हैं उसके लिए, कि हाईलाइट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई टर्म्स जैसे एमसीक्यू आपका आ रहा है उसमें जो होता है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए, उसको आपने हाईलाइट करके रखा है। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम टाइम में, अपने पास बहुत टाइम नहीं होती है तो जनरली मैं ऐसा फॉलो करती थी। जस्ट सजेशन मैं दे रही हूँ कि इनकेस आपके लिए ये हेल्पफुल है तो आप भी स्टार्ट करें ऐसे हाईलाइट करना। और कोई एग्जाम्पल आप इंस्टीट्यूट का मैथ से पढ़ रहे हो या कोई और अदर बुक से पढ़ रहे हो तो जस्ट हाईलाइट करें, और पास पास में इफ़ इट्स पॉसिबल तो आप क्विकली एग्जाम्पल लिखते जाए, या फिर कोई टर्म से आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो उसको लिख लें, जो कि आप रिविजन जब करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, ये जो सजेशन है, इन केस आप कोई अलग टेक्निक फॉलो कर रहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, सो दैट हम लोग को भी पता चले कि ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। तो आज का अपना टॉपिक है अश्योरेंस इंगेजमेंट। ओके, तो अपने ऑडिट के बारे में पहले ही समझ चुके हैं कि ऑडिट क्या है। मैं फिर से ऑडिट पे नहीं जाऊंगी अभी के लिए। तो अश्योरेंस जो एंगेजमेंट ऑडिट जो है, एक छोटा सा पार्ट होता है इसका अश्योरेंस का। तो अश्योरेंस जो है वो क्या है, ब्रॉड टर्म है अश्योरेंस, ठीक है। और जो ऑडिट है, ऑडिट जस्ट एक पार्ट ऑफ अश्योरेंस है। तो ऑडिट हमेशा जो होगा, अश्योरेंस हमेशा बिगर है, और इसका जो स्कोप होगा ऑडिट का हमेशा नैरो स्कोप होगा। तो अश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें, ओके, तो अपना क्वेश्चन ये आता है अश्योरेंस में और क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं अपनी। तो एक तो हो गया, चलो अपने देख ली कि ऑडिट एक अश्योरेंस का पार्ट हो गया, जिसमें अपने क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, उनकी हम
ऑडिट करते हैं। दूसरा आपका आता है ये कि ड्यू डिलिजेंस करवाना। एग्जाम्पल ड्यू डिलिजेंस का अपने समझते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा एक बिजनेस ही है कि मैं किसी दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट करती हूँ। तो इस केस में क्या करेंगे, अपने मुझे पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्ट करना इसमें ठीक रहेगा कि नहीं, अदर चीज़ें सही चल रही हैं। तो इन दैट केस भी अपने क्या करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं एक्सटर्नल पार्टी से, सो दैट उसमें उसके बेसिस पे जो ड्यू डिलिजेंस का रिपोर्ट आएगा उसके बेसिस पे हम इन्वेस्ट कर पाए। एक तो ये चीज़ हुआ। थर्ड अनदर एग्जाम्पल इज इसमें कि प्रोस्पेक्टिव फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो चलो दूसरा एग्जाम्पल, अपने एक एग्जाम्पल क्या लिए, ड्यू डिलीजेंस का। सेकंड एग्जाम्पल अपने ले रहे हैं इंटरनल कंट्रोल का। ऑडिट तो अपने थर्ड ऑडिट का भी बात कर लेते, बट ऑडिट के लिए मैं अलग से कुछ नहीं बताऊंगी आपको। तो इंटरनल ड्यू डिलिजेंस के बारे में अपने समझ लिए। इंटरनल कंट्रोल पे आते हैं, तो अपने पहले ही बताए थे कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना और इंटरनल कंट्रोल लगाना, सो दैट एरर जो है और मिस स्टेटमेंट जो है उसको प्रिवेंट कर पाए। पहले प्रिवेंट, और अगर प्रिवेंट डिटेक्ट और अकॉर्डिंगली उसको करेक्ट कर पाए ऑन टाइमली बेसिस। तो क्या करते हैं इसमें भी, एक्सटर्नल पार्टी थर्ड पार्टी होती है, वो इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करती है, उसके बेसिस पे बताती है कि ये जो इंटरनल कंट्रोल में या किसी भी कंट्रोल टेस्टिंग में बेसिकली दो टाइप की चीज़ें होती हैं। एक तो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड दूसरा होता है कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। क्या क्या हमने पढ़ा है यहाँ पे, DNI जिसको क्या बोलते हैं, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड थर्ड बोलते हैं अपने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ये होता है इंटरनल कंट्रोल में। ज़्यादा मैं जाऊंगी नहीं, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताती हूँ इसमें क्या क्या ऑडिटर और आई वुड से एक्सटर्नल जो पार्टी होती है जो अश्योरेंस इंगेजमेंट परफॉर्म करती है, तो उसके लिए यही होता है कि इंटरनल कंट्रोल में बताती हैं कि जो कंट्रोल है वो प्रॉपरली मैनेजमेंट ने डिज़ाइन किया हुआ है कि नहीं, कि स्टेप 1 में ऐसे होना चाहिए, स्टेप 2 में होना चाहिए, प्रॉपरली है कि नहीं, कोई मिसिंग कोई होल है तो नहीं है उसमें। और दूसरा पोर्शन जो अपने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में बात करते हैं, उसमें चेक करता है कि जैसे डिज़ाइन किया हो, सपोज स्टेप 1 और कोई पॉलिसीज़ में लिखी हुई हैं कि ये चीज़ें इस कंट्रोल में अपने को करना है, तो अपने को ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में ये भी चेक करना था कि जो लिखी हुई हैं वो चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। तो अश्योरेंस में एक पार्ट ये भी होता है कि ये भी चेक करना कि जो कंट्रोल है वो एक तो डिज़ाइन है कि नहीं, डिज़ाइन एंड जो इम्प्लीमेंट किया है वो प्रॉपरली है, एंड देन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का। एक और एग्जाम्पल अपने लेते हैं, एग्जाम्पल वो क्या होगा अपना, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना फोर्थ एग्जाम्पल लिए अपने प्रोस्पेक्टिव फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है एग्जाम्पल, इसमें कि अपने ऑडिट में क्या पढ़े थे कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो अपने हिस्टोरिकल बैलेंसेस, डेटा और इवेंट के बेसिस पे होती हैं, जो चली आ रही है, जो पहले हो गया है पास्ट में, उसके बेसिस पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। बट अश्योरेंस में एक चीज़ और कवर होती है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सपोज आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया, आपका स्टार्टअप है या फिर पहले से भी ऑर्गेनाइजेशन कोई एंटिटी चली है, बट आपको लोन चाहिए, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, बैंक क्या करती है, मांगती है कि आपका पास्ट ईयर्स का तो आप दो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो तो आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी ही। फॉर द करेंट ईयर क्या मांगती है कि आपको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना। तो प्रोस्पेक्टिव क्या मतलब होता है, सपोज अपना ईयर एंड है 31 मार्च 2025 में आने वाला, और अपने अभी कहाँ है, 1 अक्टूबर में, मान लेते हैं कि 1 अक्टूबर में अपने है, अपना 31 सितंबर चला गया, तो अपना 6 मंथ चला गया, 6 मंथ बचा हुआ है। तो 6 मंथ्स के तो हमारे पास जो एक्चुअल बैलेंस हिस्टोरिकल बैलेंसेस होंगे, बट नेक्स्ट 6 मंथ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च उसकी डिटेल्स नहीं है अपने पास। बट हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं चीज़ें। सपोज एक बड़ा कोई टेंडर आने वाला है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है हमारा जिससे हमारी रेवेन्यू बढ़ सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी
हो गई है, साइन वाइन हो गई है, बट उसका टाइमिंग है सपोज नवंबर में उसकी टाइमिंग आने वाली है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके रेवेन्यू होगा। तो इन सब कुछ बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट करते हैं, अच्छा ये 6 मंथ्स में अपना था, आइडियली इन नॉर्मल केस में डबल होना चाहिए, बट ये कॉन्ट्रैक्ट है तो अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करेंगे कि रेवेन्यू में हमारा बढ़ेगा, या फिर कोई सीजनल प्रोडक्ट है आप में उसमें डील कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको पास्ट एक्सपीरियंस से पता होती है कि आपका जो कौन से मंथ में ज़्यादा सेल होता है, तो उसी के बेसिस पे आप क्या करते हैं, एक प्रोजेक्टेड फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और उसकी भी उस पे जो उसका भी अगर कोई उस पर ओपिनियन देता है तो वो भी अश्योरेंस में आता है। तो ये मोटा मोटी समझ लिए कि अश्योरेंस में चीज़ें ओनली ऑडिट नहीं आती हैं, ये ब्रॉडर टर्म है, और इसमें ये चीज़ें 3-4 चीज़ें जो अपने एग्जाम्पल कवर की है, ये सब अश्योरेंस का पार्ट होता है। तो अपने चलिए क्विकली टेक्स्ट पढ़ते हैं। एश्योरेंस इंगेजमेंट में क्या होता है, अगेन 3 पार्टीज होती हैं। फर्स्ट इज प्रैक्टिशनर जो एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियन, इससे आप ऑडिटर का समझ सकते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियन कि कैसे क्या हुआ, जो भी चेक किया उस पर डिटेल्स देगा कि इसमें, और तो इसके बेसिस पे जो एक्सप्रेस कंक्लूजन देते हैं, उसके बेसिस पे जो इंटेंडेड यूजर वो डिसीजन ले पाती है। अपने एक केस में जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, उसमें अपने क्या लिए थे, यूजर कौन था, बैंक था, तो वो हो गया यूजर। फिर एक केस जो अपने लिए थी ड्यू डिलिजेंस में, उसमें इन्वेस्टर था, तो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर हो गया यूजर। अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन हो गया, अपना की जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, जो अपने को डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी हो गई या फिर एंटिटी हो गई। तो अपने मेनली क्या समझ रहे हैं कि एश्योरेंस एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें 3 पार्टीज होती हैं जनरली, प्रैक्टिशनर, दूसरा कौन था अपना इंटेंडेड यूजर, और थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इसमें भी सिमिलरली एक्सप्रेस कंक्लूजन होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि गिव्स एन ओपिनियन, जिसके बेसिस पे ये जो होगा इंटेंडेड यूजर वो डिसीजन लेगा, एंड कोई स्पेसिफिक टॉपिक होनी चाहिए, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे होगा कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पाएगा। ये सब चीज़ें मोटा मोटी वही है कि जो कंक्लूजन देगा प्रैक्टिशनर, उसके बेसिस पे जो डिफरेंट इंटेंडेड यूजर होंगे वो अपना डिसीजन ले पाएंगे। जो अपने ऊपर पढ़े एश्योरेंस इंगेजमेंट के बारे में, उसी का डिटेल्स में अपने पढ़ेंगे कि इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होता है। फर्स्ट तो अपने पढ़ ही लिए थे, थर्ड पार्टी रिलेशन होती है, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स एश्योरेंस में होता है। थर्ड हुआ कि अनअप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, कि क्या चीज को हमें एग्जामिन करनी है, मतलब जैसे अपने 3-4 पॉइंट अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ऑडिट करनी, ऑडिट भी एश्योरेंस का एक पार्ट है। तो ऑडिट में अपना क्या करते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट मैटर हो गया। वो इंटरनल ऑडिट जो वो होता है, इंटरनल कंट्रोल जो होता है उसका करते हैं, उसमें कंट्रोल का सब्जेक्ट मैटर हो गया। अगर जो ड्यू डिलिजेंस के लिए करते हैं उस पे लिए स्पेसिफिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का करें, तो वो तो एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, जिसको वो टेस्ट करके जो प्रैक्टिशनर होगा वो कंक्लूड करेगा कि क्या चीज़ें हैं। जैसे अपने यहाँ देख ले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या था, सुटेबल क्राइटेरिया होनी चाहिए कि कौन सा स्टैंडर्ड, क्या चीज़ें ध्यान में रखी, कौन से गाइडेंस में ध्यान रख के वो प्रैक्टिशनर जो है अपना टेस्टिंग परफॉर्म करेगा। फोर्थ पॉइंट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए। ये पहले भी पढ़े थे। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, एंड अप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ एविडेंस। कोई भी प्रॉपर कंक्लूजन के लिए अपने को दोनों चीज ही इंपॉर्टेंट होती है, सफिशिएंसी एज वेल एज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस। ऐसा नहीं है कि अपने बस क्वांटिटी को अपने ध्यान में कंसीडर करेंगे कि 100% टेस्टिंग कर लेंगे, उससे अपने को क्वालिटी और टेस्टिंग क्वालिटी ऑडिट अपने परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अपने को दोनों चीज़ ही ध्यान रखना पड़ता है, सफिशिएंट भी होना चाहिए एविडेंस और अप्रोप्रिएट, उसमें क्वालिटी पे अगर याद होगा तो अपने डिस्कस किए थे कि थर्ड पार्टी से अपने लेंगी एविडेंस तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा, और एक था कि मैनुअल लेंगे तो वो कम रिलायबल होगा। ये सब चीज़ें अपने जाके पढ़ेंगे। बट हाँ, अभी देख लिए कि इसमें जो एश्योरेंस इंगेजमेंट में भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना पड़ता है।
लास्ट पॉइंट इज लाइक रिटर्न रिपोर्ट, जो इतना टेस्टिंग परफॉर्म किया, चाहे ऑडिट रिपोर्ट में आपने देख लीजिए, उसमें भी रिटर्न रिपोर्ट देते हैं कि ऑडिट में ड्यू डिलिजेंस होता है तो उसका भी रिपोर्ट होता है कि जो इतने टेस्टिंग परफॉर्म किया प्रैक्टिशनर ने, उसमें लास्ट उसका कंक्लूजन क्या आया, क्या रिपोर्ट आया जिसके बेसिस पे इंटेंडेड यूजर्स जो होंगे वो डिसीजन ले पाएंगे। तो इट शुड बी अ रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट। ठीक है, ये क्विकली वही 4-5 पॉइंट है, अपने क्विकली रिवाइज करते हैं। क्या था, एक तो 3 पार्टी रिलेशनशिप जिसमें कौन कौन आता है, प्रैक्टिशनर, इंडिपेंडेंट यूजर और एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर होना है, किस चीज़ की अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं, सुटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन सा गाइडेंस, कौन सा लॉ, क्या देख के अपने टेस्टिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या था, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए, दोनों को अपने कंसिडर करना है। लास्ट पॉइंट था कि इट शुड बी रिटन, ओरल में बताने से काम नहीं चलेगा, रिटन होना चाहिए सो दैट इंटेंडेड यूजर जो है वो डिसीजन ले पाएगा। कमिंग टू मीनिंग ऑफ रिव्यू, अगेन अपने यहाँ पे समझेंगे कि ऑडिट क्या होता है एंड रिव्यू क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ऑडिट जो आपने डिस्कस किए थे उसमें रीजनेबल अश्योरेंस अपने लेते थे, उसमें क्या होता था, हाई लेवल का कंपैरेटिवली अश्योरेंस मिलता था, बट लिमिटेड जो रिव्यू जो होता है उसमें जस्ट लिमिटेड अपने को अश्योरेंस मिलती है, जैसे ऑडिट जैसे हाई लेवल का नहीं मिलता है। अपने एक टर्म जिस नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं कि लिमिटेड होता है अपना, जो क्या बोलते हैं उसको, लिस्टेड कंपनीज होती है उसमें एक लिमिटेड रिव्यू करके होता है, जैसे क्वार्टरली ऑडिट, उसमें कुछ ज़्यादा टेस्टिंग ना करके उसमें अपने ओपिनियन देते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ लिमिटेड रिव्यू है। बट रिव्यू इन जनरल, अब जस्ट एग्जांपल के लिए था, बट रिव्यू में वही होते हैं, लो लेवल ऑफ अश्योरेंस होते हैं, ऑडिट में कंपैरेटिवली हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती हैं। ये बोथ ऑडिट एंड जो है वो रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग होता है, ये दोनों में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही रिलेटेड होती है। बट ऑडिट इज थोड़ा सा ब्रॉड टर्म और जिससे ज़्यादा रिलायंस प्लेस कर सकते हैं, बट रिव्यू में कंपैरेटिवली उतना रिलायंस प्लेस अपने नहीं कर सकते हैं। टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, रीजनेबल अश्योरेंस वर्सेस लिमिटेड, जो अपने कवर किए कि रीजनेबल अश्योरेंस अपने को ऑडिट में आता है बिकॉज अपने थोड़े से एक्सटेंडेड टेस्टिंग करते हैं, लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट अपने थोड़े से कम करते, उतना ज़्यादा अश्योरेंस नहीं आता है। लिमिटेड अश्योरेंस जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसमें लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस आता है ऑडिट, देन ऑडिट इज ओनली मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। बहुत ब्रॉड में चीज़ें जाके नहीं करते, अपने ऊपर ऊपर से चीज़ें रिव्यू में चेक कर लेते। यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि ऑडिट दैट इज रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट जिसको अपन रिव्यू करते हैं, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। एक जो होता है अपने डिस्कस किया कि हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, दैट इज ऑडिट, बिकॉज इसमें थोड़े से डिटेल में टेस्टिंग करते हैं, और जो रिव्यू होता है उसमें लो लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है। अगेन अपने डिस्कस किए कि ऑडिट में जो होता है एलाबोरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर होता है, अपने प्रॉपर सैंपल सेलेक्ट करते हैं, सारी चीज़ को डिटेल्स में जाके चेक करते हैं, तो दैट इज ऑडिट। बट इसमें क्या होता है, रिव्यू में अपन जस्ट ऊपर ऊपर से चीज़ें देख लें कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं, कुछ गलत तो नहीं है, तो फ्यूअर प्रोसीजर्स चेक करते हैं एज कंपेयर टू ऑडिट। ठीक है, इसमें जो होता है ऑडिट में होता है कि रीजनेबल कंक्लूजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जो एविडेंस अपने गैदर की उसके बेसिस पे, और इसका क्या होता है रिव्यू में कि इन्वॉल्व करते हैं ऑब्टेनिंग सफिशिएंट ऑब्जेक्ट टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन, में ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत डिटेल्स देख लें उसके बेसिस पे ही अपने ओपिनियन दे पाते हैं। एग्जाम्पल वही ऑडिट एंगेजमेंट एंड इसका एग्जाम्पल लिमिटेड अश्योरेंस का, बहुत ईजी है, बहुत समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं कि अश्योरेंस एंगेजमेंट में अपने स्टार्टिंग में ही देखे थे कि एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आती है, अपने डिस्कस कर लिए थे इसमें कि हिस्टोरिकल बेसिस पे ये नहीं होती है, इसमें फ्यूचर के डेटा वो भी इन्वॉल्व होता है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही लिखा बेस्ड ऑन अजम्पशन, बिकॉज अपने को तो फ्यूचर का डेटा को पता ही नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, अजम्पशन ले सकते हैं कि अच्छा ये पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई थी, फ्यूचर में भी चीज़ें हो सकती है। अगर कोई अचानक से कुछ चीज़ें जो अपने पास्ट के बेसिस पे नहीं होते, अचानक से कुछ चेंज आ गया मार्केट में, ऐसा कुछ हो गया जिससे हमारे प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो गई या फिर कम हो गई, तो ऐसे केस में ये कंसिडर नहीं करता है। बट
अगर कुछ सर्टेन चीज़ें हैं कि ये होने वाली है फ्यूचर में, ये सेल या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस सब के बेसिस पे अपने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इट इज़ जस्ट अ फोरकास्ट और प्रोजेक्शन कि अपने फ्यूचर को ध्यान में रख के, हिस्टोरिकल कुछ डिटेल्स हैं उसको ध्यान में रख के प्रोजेक्ट करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, ये अगेन अपने दिखते हैं कि डिफरेंस इसमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेट इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मल केस में जो ऑडिट में अपने पढ़े थे, और ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल, ये डेफिनेटली थोड़ा सा लो लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, उतना नहीं जो, बिकॉज अपने ये अजम्पशन पे कर रहा है, अजम्पशन ऑलवेज करेक्ट नहीं होता है, तो ये श्योर मतलब ये बहुत इजी है एंड ऑब्वियस है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही 100% श्योर नहीं है, बिकॉज अपने तो अज्यूम कर रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वैसे ही रहेगा, तो ऐसी ऐसी डिटेल्स आ सकते हैं, एक्चुअल कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इवेंट के बारे में पता रहता है, पास्ट पीरियड के बेसिस पे जो अपने सारे डिस्कस किए थे वही सब चीज़ें दिया हुआ है। हिस्टोरिकल जो होता है वो पास्ट इवेंट के बेसिस पे होता है, हाउएवर जो प्रोस्पेक्टिव वो इंफॉर्मेशन होती है वो फ्यूचर इवेंट को भी कंसिडर करके की हुई रहती हैं। प्रोस्पेक्टिव में अपने देख लिए कि फ्यूचर इवेंट को कंसिडर करता है, ये जो होता है डू नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन। जब जो प्रैक्टिशनर जो होता है एश्योरेंस इंगेजमेंट में जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करता है, तो ये 100% रीजनेबल एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करता है कि जस्ट ये बताता है कि कुछ ऐसा चीज़ें नहीं आई कि अजम्पशन डू नॉट, ये नहीं होगा, तो ये टाइप का ओनली मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है, रीजनेबल अश्योरेंस नहीं होता है, लो लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है। एंड इसका अपने समझ देख ही लिए थे कि एक्चुअल अमाउंट नहीं होती हैं, ये चीज़ें फ्यूचर के बेसिस पे होती है, ये जस्ट अज्यूम करके रखते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये अपनी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस जो अपनी ऑडिट में अपने देखते हैं वो नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट में ऑडिट अपने देख ही लिए थे इसको, कि एक ऑडिट होता है, रिव्यू होता है, जो लिमिटेड अश्योरेंस इंगेजमेंट जो होती हैं अपने लिमिटेड चीज़ों को ध्यान में रख के ओपिनियन देता है, दैट इज अश्योरेंस रिव्यू। एंड देन एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिए कि जो अजम्पशन में करके फ्यूचर मैटर्स को बेसिस पे देता है। फिर कंट्रोल के बारे में अपने देखे थे, अपने डिटेल में डिस्कस किए थे, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है, एंड देन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल होता है, कि उसका ऑडिट करके, उसकी चेकिंग करके, टेस्टिंग करके जो प्रैक्टिशनर होता है एश्योरेंस इंगेजमेंट में वो अपना कंक्लूजन देता है, रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ें यही डिटेल्स में बताई हुई हैं कि अश्योरेंस इंगेजमेंट में क्या क्या आता है, ऑडिट आती हैं, रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, जो रिव्यू है वो लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कंपैरेटिवली। इस तीनों में, इस सब में अश्योरेंस इंगेजमेंट में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अश्योरेंस इंगेजमेंट जितने टाइप्स के इंगेजमेंट में पड़े, सबसे ज़्यादा हाई लेवल का जो अश्योरेंस प्रोवाइड करता है दैट इज ऑडिट, बिकॉज एक रीज़न है कि उसमें एक्सटेंसिव अपने डिटेल में टेस्टिंग करते हैं, और वो हिस्टोरिकल डेटा पे बेस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज द ऑल्सो रीज़न ऑफ प्रोवाइडिंग रीजनेबल और आई वुड से हाई अश्योरेंस होता है। तो लिमिटेड अश्योरेंस इंगेजमेंट में अपने अगेन रिव्यू होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है। फिर हो गया कि एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें होता है कि अदर देन फिर हिस्टोरिक, इसमें भी, इस केस में जो प्रोस्पेक्टिव होता है उसमें मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस मिलता है, इसमें भी ज़्यादा हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिएगा, इनकेस कुछ क्वेश्चन होगा तो डू कमेंट। सी यू सून, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर टॉपिक से, एंड देन अपने कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो बचे हुए हैं चैप्टर 1 का, वो भी अपने आज कवर करेंगे। तो क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर से अपने क्या समझते हैं कि जिसको ऑडिटर होना चाहिए, उसको ये सब चीज़ें, ऑडिट का नॉलेज तो होना चाहिए, अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट अच्छे से कर पाएगा। साथ साथ ही ऑडिटर को अपनी जो मार्केट में क्या चल रहा है, कोई नया लॉ आया है कि नहीं, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी तो वो ये डिटरमाइन कर पाएगा कि वो नए लॉ का जो आया हुआ है उसका हमारी जिस कंपनी का ऑडिट करे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ रिस्क होगा उसकी वजह से कि नहीं। तो अदर देन टेक्निकल मैटर्स, ये सब तो टेक्निकल अपना मैटर हो गया, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ऑडिट प्रिंसिपल्स,
जो जो चीज़ कंपनीज़ का होना चाहिए, जिस कंपनी को ऑडिट करना चाहिए उसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑलवेज़। एक अपना टर्म है प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म, उसका वो होना चाहिए कि हमेशा वो अलर्ट हो, कुछ भी चीज़ें ऐसा आपको ऑडिटर को दिखा कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, या फिर हमेशा अलर्ट होना चाहिए कि हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हो जाए। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ों को लाइटली ले लिया, इग्नोर किया। तो वो ये सब चीज़ें तो हो गई टेक्निकल, जो इम्पॉर्टेंट है एक अच्छे ऑडिटर के लिए। कमिंग टू नॉन टेक्निकल जो क्वालिटी जो ऑडिटर को होनी चाहिए, वो एक होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्पर अच्छा होना चाहिए। अगर ज़्यादा गुस्सा होगा तो वो भी सही नहीं, क्लाइंट से अच्छे से डील करना है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब अपने ऑडिट करने जाते हैं, इट्स पॉसिबल कि कोई अपने डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो वर्क पेपर, जो पीबीसीज होते हैं, वो नहीं देना चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है, इट्स पॉसिबल कि उनको लगता है कि हम देंगे ऑडिटर को ये डॉक्यूमेंट्स, तो हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती निकालेंगे, फाइंडिंग्स हमारे ऊपर होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्लाइंट होते हैं वो नहीं देना चाहता है डॉक्यूमेंट्स। इन दैट केस उस ऑडिटर को बहुत टेम्पर डाउन करके, ज़्यादा गुस्से नहीं होना, पोलाइटली बात करना, ये भी एक डॉक्यूमेंट्स निकलवाना, क्लाइंट से डील करना, ये भी एक बहुत क्वालिटीज़ की का काम होता है। अगर ये सब नहीं रहेगा ऑडिटर में तो वो अच्छे से डील नहीं कर पाएगा क्लाइंट से, एंड देन स्मूथ ऑडिट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होगा, स्मूथली नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो अदर देन अपने क्या क्या सीखे टेक्निकल में, तो होनी चाहिए ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग, अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग, जो कोई लॉ एंड रेगुलेशंस है गवर्नमेंट का, या कुछ जो हमारे जो कंपनी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म होना चाहिए, जजमेंट लेना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंस अपने पढ़े थे कि ऑडिटर को क्या क्या होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंस इन वाला जो पॉइंट था ये, तो वो इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, एथिक्स को उसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो हो गई। अदर देन दैट पर्सनल क्वालिटीज़ भी होना चाहिए, गुड टेम्पर, ये सब चीज़ें, डील कैसे करना है किसी से फ्रेंडली होके कैसे डॉक्यूमेंट्स निकलवाना है। तो ये सब चीज़ें कवर अपने क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर में होना चाहिए। अच्छे ऑडिटर होने के बनने के लिए ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। आपने ये डिस्कस किए कि इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, क्रिटिकली रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी कर पाएगा जब उसको अदर चीज़ों की जैसे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, अदर टेक्निकल मैटर्स की अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो ये सब अपने डिस्कस कर ही लिए थे। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अपने स्टैंडर्ड्स। बहुत बार मैंने बोला होगा बीच में कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्विकली अपने कवर कर लेते हैं कि होता क्या है कि जो इंस्टीट्यूट अपना जो इंस्टीट्यूट है ICAI, उन्होंने ये कुछ स्टैंडर्ड्स किए हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ऑडिट करते टाइम, यूनिफॉर्मिटी रहती है उससे। तो वही स्टैंडर्ड्स के लिए क्विकली अपनी जस्ट चेक करेंगे कि क्या क्या होता है, एंड देन डिटेल में तो अपने आने वाले क्लासेस में कवर करेंगे उसको। तो एक तो हो गया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसको अपने एसेज बोलते हैं। तो ये अकॉर्डिंगली ये जो अपने जो ऑडिट था, अपने लास्ट क्लास में कवर करे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट में क्या क्या आता है। अश्योरेंस इंगेजमेंट में अपने पढ़े थे कि ब्रॉडर होता है ऑडिट, जो होता है वो नैरो होता है इसका एरिया। फिर रिव्यू इंगेजमेंट पढ़े थे, जिसका अगेन अपने देखे थे कि इसका अश्योरेंस जो होता है वो कम होता है, कंपैरिजन टू ये ऑडिट के कंपैरिजन में। एंड देन एक पॉइंट है रिलेटेड सर्विसेज, उसमें जो क्या होता है, जो ऑडिटर और आई वुड से प्रैक्टिशनर जो होता है वो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। अग्रीड अपॉन प्रोसीजर का चलो समझते हैं क्या होता है। तो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में क्या होता है कि फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं करेगा वो प्रैक्टिशनर, जस्ट जो इंगेजमेंट लेटर एक होता है। इंगेजमेंट लेटर क्या होता है कि जब कोई ऑडिट या फिर कोई क्लाइंट के साथ एक कोई नया सर्विसेज देता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन वो इंगेजमेंट ऑफ लेटर में वो रिटर्न रहता है, वो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो साइन करके सब कुछ रिटर्न में दिया जाता है कि काम क्या करना है क्या। दोनों में कॉन्ट्रैक्ट टाइप का स्टार्ट ऑडिट करने से या फिर कोई भी इंगेजमेंट स्टार्ट करने से पहले होता है। तो रिलेटेड सर्विसेज में अगर अग्रीड अपॉन जो इंगेजमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि जो प्रैक्टिशनर है, CA है, वो जस्ट हेल्प करेगा एक दो एरिया में, जैसे PPNE को का टेस्ट करने में हेल्प कर दिया, अकाउंटिंग
किसी चीज़ का अकाउंटिंग में हेल्प कर दिया, तो वो सब चीज़ें इसमें कंपाइलेशन सर्विसेज आता है कि अगर मैनेजमेंट को हेल्प चाहिए इसका सीए का कंपाइलेशन इंगेजमेंट में, तो उसमें भी वो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर इंगेजमेंट लेटर वगैरह में लिखा हुआ रहता है, एंड देन जितना उसमें लिखा हुआ रहता है उतना ही वो करते हैं, तो वो उसको अपन बोलते हैं रिलेटेड सर्विसेज। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का अपने समझ ही लेते हैं, इसमें कुछ नया जो ऑडिट अपने पढ़ते आ रहे हैं उसके लिए कुछ डिफरेंट टॉपिक्स है, जैसे अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट के लिए पढ़े थे कि स्टैंडर्ड्स ऐसे है 200, फिर 300 है प्लानिंग के लिए जी। आगे आगे अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा याद मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, 300 वही होता है, फिर एक 550 है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सीए इंस्टीट्यूट ने ऑडिट को स्मूथ बनाने के लिए, जो यूनिफॉर्मिटी होने के लिए कि सारे सीएज एक अगर किसी पर्टिकुलर एरियाज़ को टेस्ट कर रहे हैं, किसी में हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो वो ऐसे को रेफ़र करके एंड देन उसके अकॉर्डिंगली वो टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो कोई एग्जाम्पल जैसे हम देख रहे थे कि 200 हमने देखा ही, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाला जो अपने पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, उसमें अपन देखे थे कि 200 इसका होता है, फिर 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का होता है, 500 ऑडिट एविडेंस एंड सो ऑन। ये जस्ट एग्जाम्पल्स है, अपने पास और भी बहुत सारे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। नेक्स्ट है अपना स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, अपने इसमें कवर करे ही थे लास्ट क्लास में कि लिमिटेड एश्योरेंस होता है लोअर देन और जो ऑडिट रहता है, तो मैं इसकी मीनिंग में फिर से नहीं जाऊंगी। एग्जाम्पल्स अगेन होता है 2400 वाला सीरीज जो है वो रेलिवेंट होता है रिव्यू इंगेजमेंट के लिए। कमिंग टू अश्योरेंस इंगेजमेंट अपने कवर किए थे कि ब्रॉडर टर्म होता है, इसमें बोथ हिस्टोरिकल और जो प्रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं दोनों का टेस्टिंग होता है, तो ये अश्योरेंस हो गया। तो अश्योरेंस इंगेजमेंट के लिए स्पेसिफिकली 3400 का सीरीज़ है। एंड देन कमिंग टू रिलेटेड सर्विसेज जो अपने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का बात किए थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे अपने डिस्कस किए कि स्पेसिफिक एरियाज अकाउंट रिसीवेबल परचेज ये सब का अगर कुछ लिखा हुआ है, जो ही लिखा हुआ है उसमें जो बोलेंगे लेटर में उसी की बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। तो और एक एग्जांपल अपने देखे थे कंपाइलेशन इंगेजमेंट जिसमें मैनेजमेंट को हेल्प चाहिए होता है कि करने के लिए, तो ये इस केस में इसको ये इंश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं है, कोई ओपिनियन इसमें नहीं देता है ऑडिटर, और प्रैक्टिशनर और सीए जो है वो कोई ओपिनियन नहीं देता है, तो जस्ट हेल्प हुआ मैनेजमेंट का, कोई स्पेसिफिक एरिया जस्ट देख लिया। तो अगेन इसका एग्जाम्पल जो होगा ये इससे इसका 4400 से सीरीज से स्टार्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा आगे पढ़ेंगे अपने इसके बारे में, बट अभी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि होता क्या है। फिर एक है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल होता है इसमें कि जो अपनी ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, तो अपने प्रोफेशनल्स जो हैं और जो आर्टिकल्स हैं, अदर टीम मेंबर्स है, ऑडिट टीम मेंबर्स, वो सब क्वालिटी ऑडिट परफॉर्म करे कि नहीं, उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट दिया जा रहा है कि नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट को कवर कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ों के लिए क्वालिटी कंट्रोल है। तो फिर एक नया टॉपिक है कि स्टैंडर्ड्स क्यों रिक्वायर्ड, क्या ज़रूरत है इसकी, क्या रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड्स की। जैसे अपने डिस्कस किए थे कि यूनिफॉर्मिटी रहती है अपने स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेफिनेटली इन्हांस होता है कि कुछ रिटर्न चीज़ें हैं, अपने को देखने की इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है, वो अकॉर्डिंगली अपने उसको रेफ़र करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली टेस्टिंग परफॉर्म होगी, तो वो डेफिनेटली क्वालिटी उससे इम्प्रूव होगी। यूनिफॉर्मिटी एक चीज़ पे अगर कहीं रिटर्न नहीं रहता तो वो कन्फ्यूज़न होता है, हर सीए कोई कुछ अलग बोलता है, कोई कुछ अलग बोलता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती और उससे फिर सही से ऑडिट नहीं कर पाते, तो यूनिफॉर्मिटी रहती है। एंड देन जो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो जो प्रोफेशनल हम लोग आप लोग ऐसे ही हैं जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ऑडिट परफॉर्म करते हैं, एश्योरेंस सर्विसेज देता है, उसके लिए भी रहता है कि चलो ये रिटर्न है, वी कैन रेफर दोज स्टैंडर्ड्स एंड अकॉर्डिंगली वी कैन परफॉर्म टेस्टिंग प्रोसीजर्स। लास्ट पॉइंट इज लाइक कि इंश्योर करता है कि ऑडिट क्वालिटी भी बढ़े। तो डेफिनेटली अगर हम रिटर्न चीज़ जो है सब कुछ
आपने अगर अपने मन से कुछ टेस्टिंग परफॉर्म करने जाते हैं तो हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो जाए, बट अगर रिटर्न है वो स्टैंडर्ड में डेफिनेटली अपने उसको रेफर करेंगे तो अपना ऑडिट क्वालिटी जो होगा वो इन्हांस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्यूटीज़ क्या है, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं हम सबको, सो दैट अपनी क्वालिटी जो जो ऊपर चीज़ बढ़ेगी, क्वालिटी ऑडिट का क्वालिटी बढ़ेगा, यूनिफॉर्मिटी आएगी, एंड देन अपनी ऑडिट अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। जो ओपिनियन होगा अपना वो सही ओपिनियन होगा बेस्ड ऑन ऑडिट परफॉर्म्ड बाय अस। यही सब कुछ कुछ पॉइंट्स, नथिंग आई वुड से नथिंग मेजर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट नॉलेज होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता ही होना चाहिए कौन सी सीरीज़ में क्या आता है, एंड आगे जाके अपने जब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ेंगे देन इसको डिटेल में अपने कवर करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।